बेशक हुआन फैंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज अभी भी माइक्रो कैमरा और उसमें मौजूद चीजें हैं। हुआन फैंग को पहले से पता था कि यह चीज बहुत कीमती है, अन्यथा वो इतने सारे परिवारों को इसे लूटने नहीं देता। इसके अलावा घटना के बाद जब यह चीज गायब हो गई तब भी उन परिवारों ने इसकी तलाश नहीं छोड़ी। बाद में हुआन फैंग फिर से उस शहर में गया जहां वो पहले गया था। जब वो पहली बार वहां गए तो वहां शांति नहीं थी। चार्डन परिवार और पीटन परिवार दोनों की अपने ही बच्चों की मृत्यु हो गई, इसलिए लियांग जी का विवाह हुआ। इसके अलावा शांतिपूर्ण समाधान की कोई योजना नहीं थी। इसलिए दोनों परिवारों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण पूरा शहर क्रोध से भरा हुआ है। चैटोन परिवार का सबसे बड़ा बेटा पांडेज यहाँ तक कि लगभग जेल चला गया क्योंकि उसने लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। दो बड़े परिवारों में लड़ाई के अलावा वे अपेक्षाकृत छोटे परिवार भी अकेले रहने को तैयार नहीं है। वे हलचल मचाने के लिए बाहर कूद पड़े हैं। एक शब्द में कहें तो आम लोगों की नजर में शहर में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जब तक उनकी रुचि है वे इसे पा सकते हैं। दरअसल अब ये गड़बड़ी में है। हालांकि इसका स्पष्ट रूप से हुआंग फैंग से कोई लेना देना नहीं है। उस समय जब वो वापस गया तो उसने बस उसे थोड़ा सा देखा और फिर चला गया। किसी को भी इस बात पर ध्यान नहीं गया कि शहर में पहले भी कोई अजीब पर्यटक आया था। इस वर्ष खेलने और एक फैक्ट्री खोलने के अलावा हुआंग फेंग ने उस माइक्रो कैमरे में नई कार के बारे में डिजाइन की जानकारी को याद करने की भी कोशिश की। हालांकि जाहिर है हुआंग फेंग ऐसा करने में विफल रहे। यदि उसके पास एक वर्ष भी होता तो भी वो इतनी सारी जानकारी शब्द दर शब्द नहीं सुना पाता। हुआंग फेंग ने जो सोचा वो ये था कि यदि उसने सारा डेटा याद कर लिया तो ट्रांसमिशन छोड़ते समय उसे चुनने की जरूरत नहीं थी। भंडारण बॉक्स उसकी स्मृति को मिटा नहीं सकता है ना? यह ऐसा है जैसे जब मैंने पिछली बार स्थानांतरण किया था तो मुझे उस स्थान पर बहुत अधिक आंतरिक शक्ति प्राप्त हुई थी। जब मैं आखिरकार चला गया तो भंडारण बॉक्स ने मेरी आंतरिक शक्ति को नष्ट नहीं किया। हालांकि ये पता चला है कि हुआंग फेंग बहुत सोचते हैं। हालांकि उनकी याददाश्त बहुत बुरी नहीं है, लेकिन कभी न भूलने वाली याददाश्त से काफी अलग है। इसलिए एक साल तक भी वो उस जानकारी को पूरी तरह से लिख नहीं पाए हैं। अंततः वो केवल हार ही मान सकता है क्योंकि उनमें से बहुत सारे हैं। इसलिए हालांकि इस बार पिछली बार की तुलना में अधिक चीजें दिखाई दे रही हैं, हुआंग फेंग के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। उस जानकारी को प्राप्त करने के बाद भी हुआंग फेंग अन्य अच्छी चीजों की तलाश जारी रखने के लिए ऊर्जा खर्च नहीं करता है। वैसे भी वही उन्हें बाहर ला सकता है। जब हुआंग फेंग ने माइक्रो कैमरा चुना तो बाकी सब गायब हो गया। हुआंग फेंग द्वारा बनाई गई शराब की पहली बोतल, जो शराब की एक बहुत ही यादगार बोतल थी, भी गायब हो गई। हुआंग फेंग उस माइक्रो कैमरे से खेलते रहे जिसे वो काफी देर से बजा रहे थे और उनके चेहरे पर भी संतुष्टि झलक रही थी। हालांकि उसने कई अन्य चीजें खो दी, लेकिन इस बार उसे वास्तव में दो चीजें मिली। एक डेटा है, दूसरा कैमरा है, जो एक बचाव का रास्ता होना चाहिए। लेकिन हुआंग फेंग को अभी भी यह पसंद है। माइक्रो कैमरा को रिसीविंग रिंग में डालने के बाद हुआंग फेंग स्टोरेज बॉक्स को ऊपर खींचने जाता है और अंदर कुछ जोड़ना चाहता है। हर बार जब हुआंग फेंग को इसमें से कुछ नया मिलता है तो वह इसमें कुछ और जोड़ देगा। उसे भंडारण बॉक्स को हमेशा भरा रखना चाहिए और जगह बर्बाद नहीं करनी चाहिए, इसलिए चुनने के अधिक अवसर होंगे। लेकिन इस बार हुआंग फेंग और हुआंग फेंग स्टोरेज बॉक्स नहीं खोल सके। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, स्थिति वैसी ही थी। हुआंग फेंग, जो अभी भी अपने चेहरे पर बहुत लापरवाह थे, ने अचानक अपना चेहरा बदल लिया। जब उसने आखिरी स्थिति के बारे में सोचा तो उसका दिल उछल पड़ा। क्या ये स्टोरेज बॉक्स फिर से अपग्रेड किया गया है? हुआंग फेंग ने उत्साह से सोचा। तुम्हें पता है पिछली बार भी यही स्थिति थी। हुआंग फेंग वैसे भी भंडारण बॉक्स से ढक्कन नहीं हटा सका, जिससे वो लंबे समय तक चिंतित रहा। हालांकि ये पता चला कि उसकी चिंता अनावश्यक थी। आखिरकार स्टोरेज बॉक्स का उपयोग जारी रखा जा सकता है और अपग्रेड भी किया जा सकता है। उन्नत स्टोरेज बॉक्स में पहले की तुलना में एक अधिक ट्रांसमिशन फंक्शन है। हालांकि हुआंग फेंग को नहीं पता कि अपग्रेड करने के लिए किन शर्तों को पूरा करना होगा। फिर भी उन्हें उम्मीद है कि स्टोरेज बॉक्स को फिर से अपग्रेड किया जा सकता है। उस स्थिति में नए फंक्शन दिखाई देंगे। और इस बार स्टोरेज बॉक्स को फिर से अपग्रेड किया गया है। हुआंग फेंग कैसे नाखुश हो सकते हैं? हुआंग फेंग ने कई बार दोबारा कोशिश की, लेकिन स्टोरेज बॉक्स का ढक्कन फिर भी नहीं खुल सका। उसे पूरी तरह राहत मिली। अब उसे बस स्टोरेज बॉक्स के अपग्रेड होने का इंतजार करना था और फिर देखना था कि क्या है उसे फिर से आश्चर्यचकित करेगा। हुआंग फेंग इतने लंबे समय तक काम करने के बाद थक गया है। स्टोरेज बॉक्स के अपग्रेड के कारण हुआंग फेंग अच्छे मूड में है। बेशक अगर बाई जियाओरो नहीं है तो उसका मूड बेहतर होगा। हालांकि अगर ऐसा है भी तो इससे उनके मूड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हुआंग फेंग आराम से सोए, लेकिन कुछ लोग आराम से नहीं सो सके। हुआंग फेंग के बगल में रहने वाली बाई जियाओरो उनमें से एक है। हालांकि बाई जियाओरो कुछ गंभीर कारणों से बाथरूम में हुआंग फेंग के साथ शामिल नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो इसे भूल गई। इसके विपरीत इसने उसके दिल पर गहरी छाप छोड़ी। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 521 चिंता। अपने जन्म के कारण बाई जियाओरो का पुरुषों के साथ अधिक संपर्क नहीं था क्योंकि वो एक बच्ची थी। बाद में वो जल्दी ही राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो में शामिल हो गई। ब्यूरो में कई अलग अलग लोग हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर पुरुष और कुछ महिलाएं हैं। खुद को बचाने के लिए जब बाई जियाओरो इन सहकर्मियों से संपर्क करती है तो उसके चेहरे पर हमेशा उदासीनता झलकती है। हालांकि जो लोग उससे परिचित हैं वे जानते हैं कि वो एक गर्मजोशी से भरी इंसान है। उसका छद्मवेश एक अच्छा छद्मवेश है। हालांकि हुआंग फेंग के सामने शुरुआत में उसकी उदासीनता के अलावा जब वो मुख्यालय में थी तब की तुलना में वो अधिक सक्रिय थी। हुआंग फेंग के सामने उसने अपने विसवा दशा में एक लड़की की जीवटता भी दिखाई। इसका हुआंग फेंग के चरित्र और शुरुआत में आम लोगों की पहचान से कुछ लेना देना है। हुआंग फेंग की सहजता ने अनजाने में बाई जियाओरो को प्रभावित किया और उसे धीरे धीरे अपना भेष हटाने पर मजबूर कर दिया। हालांकि इससे बाई जियाओरो को आज के मामलों की परवाह नहीं है। हालांकि वो आमतौर पर समलैंगिकों की तुलना में विषमलैंगिकों से अधिक संपर्क करती है, लेकिन ये सिर्फ संपर्क है। वो अपनी सुरक्षा करने में बहुत अच्छी रही है। किसी ने उसका फायदा नहीं उठाया। यहाँ तक कि अपने काम की खास वजह के चलते उन्होंने अभी तक अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात नहीं की है।
बाई जियाओरो को इस बात से कैसे आपत्ति हो सकती है कि वो इतनी शुद्ध और शुद्ध लड़की है, इसलिए उसे हुआंग फैंग ने पूरी तरह से देखा है। इसलिए भले ही हुआंग फैंग ने अपनी कुछ आंतरिक शक्ति का बलिदान दिया और उसकी मदद की, फिर भी उसे इससे समस्या है। लेकिन बाई जियाओरो को नहीं पता था कि हुआंग फैंग से कैसे निपटना है और उसने उसे मार डाला। जाहिर है यह असंभव है। इसके अलावा भले ही आप उस कठिन हाथ से खेल सकते हैं, ये हुआंग फैंग का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। उसे जाने देना कठिन है, इसलिए बाई जियाओरो पहले उसे केवल धमकी दे सकती है, जिससे वो खुद को दोषी महसूस करता है। जब वो बाद में इसके बारे में सोचता है तो उसे कैसे दंडित किया जाए, हिसाब बराबर करने के लिए उसे ढूंढा जाए। बाई जियाओरो बिस्तर पर लेटी हुई है। वो बार बार सो नहीं पाती। उसकी आंखें बंद करे। आप सोच सकते हैं कि वो बाथरूम में हुआंग फैंग की बाहों में किस तरह लेटी हुई थी। उसका चेहरा थोड़ी देर के लिए गुस्से से तमतमा जाता है और थोड़ी देर के लिए शर्म से लाल हो जाता है। उसके मन की छवि दूर नहीं हो सकती। उसने आज रात की कार्रवाई के बारे में भी नहीं सोचा। हुआंग फैंग, तुम एक कीट हो। अगले आधे घंटे की कड़ी मेहनत के बाद बाई जियाओरो को नींद नहीं आई। उसने अपनी आंखें खोली और कुछ दांत पीसते हुए खुद से कहा। इस समय हुआंग फैंग, जिसे बाई जियाओरो ने फुसफुसाया था, सो गया है और किसी और की तुलना में अधिक आरामदायक है। बाई जियाओरो की नींद न आने के अलावा अभी भी ऐसे लोग हैं जिनके पास आज रात की घटनाओं के कारण सोने का कोई रास्ता नहीं है। क्या यह स्पष्ट है? उन लोगों को जियांगजू म्यूनिसिपल ब्यूरो ने पकड़ लिया है। एक लग्जरी विला में पजामा पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति एक विशाल हॉल में बैठा था और अपने सामने बटलर को देख रहा था। सर, खबर से पुष्टि हो गई है कि उन लोगों को वास्तव में म्यूनिसिपल ब्यूरो के निदेशक वांग ने पकड़ लिया था, बटलर ने सम्मानजनक चेहरे के साथ कहा। यह कैसे हो सकता है? क्या वे प्रसिद्ध भाड़े के सैनिक नहीं है? यह इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकता है? अभी अभी जियांगजू पहुंचा है, इसे दूसरों ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। ये बर्बादी है। अधेड़ उम्र का आदमी अधीरता से खड़ा हो गया, लिविंग रूम में आगे पीछे घूमने लगा और खुद से बात करता रहा। उन्हें इसकी चिंता नहीं थी, क्योंकि उन्होंने उन सभी लोगों को जियांगजू आने की व्यवस्था की थी। यहाँ तक कि हुआंग फैंग की पहचान की भी उनके द्वारा जांच की गई थी। मूल रूप से मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने इस तथ्य पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि उसने कहा था कि वो बदला लेने के लिए सुरक्षा गार्ड के पास आना चाहता था। उसे भी लगा कि इतने सारे लोग सिक्योरिटी गार्ड के पास आकर हंगामा कर रहे हैं। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये प्रतिभाएं अभी अभी आई थी और वे एक रात के लिए भी नहीं गए थे, इसलिए उन्हें मार दिया गया या गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे निपटने वाला व्यक्ति हुआंग फैंग था। यह अधेड़ उम्र का आदमी अब जानता है कि हुआंग फैंग उतना साधारण नहीं है जितना वह दिखाता है, अन्यथा वो सभी हत्यारे भाड़े के सैनिकों को इतनी जल्दी हल नहीं कर सकता। इसलिए वो चिंतित था कि अगर हुआंग फैंग को पता चला कि वो इस मामले के पीछे है तो वह अपना खाता ढूंढने आएगा। जैसे ही अधेड़ उम्र का आदमी धूम्रपान करने की जल्दी में था, लिविंग रूम का दरवाजा खुला और एक नशे में धुत युवक अंदर आया। अधेड़ उम्र का आदमी बुरे मूड में था। युवक का हुलिया देखकर वो और भी क्रोधित हो गए। तुम कहाँ बेवकूफ बना रहे हो? यदि तुम पूरे दिन व्यापार नहीं करते हो तो तुम अपने दोस्तों के साथ परेशानियां करोगे। तुम हर दिन शराब पीकर वापस आओगे। अभी क्या समय हुआ है? क्या तुम्हें लगता है कि यह है एक होटल? अधेड़ उम्र का आदमी आमने सामने युवक को गालियां दे रहा था। युवक अभी भी थोड़ा नशे में था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति द्वारा डांटे जाने के बाद वो शांत हो गया था। अधेड़ उम्र के आदमी को देखकर उसने कहा, पिताजी, आप अभी तक सोए नहीं? सो जाओ। तुम क्या सोते हो? देर सवेर तुम क्रोधित होगे। क्या तुम बेहतर नहीं सीख सकते? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने युवक की ओर घूरते हुए कहा। ये युवक देख सकता है कि उसके पिता गुस्से में है। वो नहीं जानता कि वो किस बात से नाराज है। बेहतर होगा कि वो बंदूक न चलाए। तो उसने कहा, पिताजी, देर हो रही है, आप पहले आराम कर सकते हैं। मैं थक गया हूं, इसलिए पहले ऊपर जाऊंगा। उसके बाद युवक ने अपने पिता के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की, इसलिए वो तेजी से सीढ़ियों से ऊपर चला गया। वो बिल्कुल भी नशे में नहीं लग रहा था। मध्यम आयु वर्ग के आप अपने बेटे को भागते हुए देखते हैं और उसे कुछ और शब्द सिखाना चाहते हैं। हालांकि दूसरा व्यक्ति दृष्टि से गायब हो गया है और केवल आहें भर सकता है। मास्टर, युवा मास्टर अभी जवान है और समझदार नहीं है, बस थोड़ी देर और इंतजार करें। इस समय गृहस्वामी ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कहा। क्या वो अभी भी छोटा है? मुझे स्नातक हुए कई साल हो गए हैं और मुझे नहीं पता कि कंपनी में मेरी मदद कैसे की जाए। मैं पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ बेवकूफी करता रहता हूँ। वहाँ एक लड़का एन रहता था जो उस पर दबाव बना रहा था। अब कोई लड़का नहीं है एन। आप उसकी सामान्य उन्मत्त उपस्थिति देख सकते हैं। मुझे डर है कि देर सवेर उसे नुकसान होगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आह भरते हुए कहा। युवा मास्टर हाल ही में बहुत एकत्र हुए हैं। इसके अलावा हाल ही में वो युवा मास्टर पेन के साथ रहे हैं जो शाही राजधानी में आए थे, लेकिन वो परेशानी पैदा करने के लिए बाहर नहीं गए थे। हाउसकीपर स्पष्ट रूप से युवाओं के बारे में बहुत कुछ जानता है। आप पेन चेंगफू कहते हैं? गृहस्वामी की बातें सुनकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति की भौहें थोड़ी चौड़ी हो गई। यह वो है। ऐसा कहा जाता है कि वो जियांगजू में विकास करना चाहता है। युवा मास्टर ने अब उसके साथ एक अच्छा रिश्ता स्थापित कर लिया है। भविष्य में उसके पीछे पेन परिवार के साथ उसके अच्छे रिश्ते हो सकते हैं, गृहस्वामी ने कहा। मुझे नहीं पता कि क्या दूसरी पार्टी विकास के लिए जियांगजू आना चाहती है। यह उसका अपना मतलब है या उसके पीछे का परिवार है, अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी ठुड्डी टिटोलते हुए कहा। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 522 हमेशा के लिए चुप रहो। मास्टर, चाहे ये स्वयं मास्टर पेन का विचार हो या उनके पीछे परिवार का विचार हो, जाहिर तौर पर उनके लिए एक दूसरे से संपर्क करना कोई बुरी बात नहीं है। गृहस्वामी ने कहा कि ऐसे घर में जब वो इतने लंबे समय तक गृहस्वामी रहा है तो जाहिर है उसकी दृष्टि खराब नहीं थी। ये सच है, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया। मुझे उम्मीद है कि यह लड़का इस बार कुछ गंभीर कर सकता है। लड़के एन की तरह निष्क्रिय मत रहो। अधेड़ उम्र के आदमी और गृहस्वामी को यह नहीं पता कि पेंग चेंगफू की नजर में वो युवक बिल्कुल भी नहीं है। यदि उसे जियांगजू में एक आज्ञाकारी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती तो वो उस युवक के बिल्कुल भी करीब नहीं होता।
और कयतियान मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जिसे अभी अभी ऊपर जाने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, उसके पिता कय यूडे है। हालांकि उसका नाम यूडे है, लेकिन काम करने का उसका सामान्य तरीका यूडे जितना अच्छा नहीं है। विशेष रूप से अपने उत्थान के पहले कुछ वर्षों में वो लगभग टोंग कियांजुन के समान ही है। सभी प्रकार के साधनों का उपयोग किया जाता है, लेकिन उनकी प्रतिभा टोंग कियांजुन की तुलना में थोड़ी खराब हो सकती है। वो प्रांत में केवल दूसरे स्थान पर हो सकते हैं। हालांकि भले ही ये दूसरा हो, कोई भी सामान्य समय में उसे नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं करता, भले ही वो टोंग कियांजुन ही क्यों ना हो। अपने प्रारंभिक वर्षों में टोंग कियांजुन का जियानवू में अंकल ली जैसे लोगों के साथ निकट संपर्क था। कई यूडे के जियानवू में भी दोस्त थे। आखिरकार वे सभी पहले किसी भी तरह से भाग्य कमाना चाहते थे। स्वाभाविक रूप से उन्होंने बिना किसी अपवाद के साधनों का उपयोग किया, और कुछ साधनों को दिखाने के लिए जियानवू में दोस्तों की आवश्यकता होती है। वे स्वयं प्रकट नहीं होंगे। टोंग कियांजुन से अलग, टोंग कियांजुन ने मूल रूप से अपना करियर शुरू करने के बाद से अंकल ली और अन्य लोगों से कोई संपर्क नहीं किया है। हालांकि कई यूडे के पास अभी भी भाइयों का एक समूह है। बेशक ये सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके लोग लड़ने में सक्षम है, यहाँ तक कि बहुत सारी पिस्तौलें भी छिपाने में सक्षम है। कई यूडे ने अभी गृहस्वामी के साथ जो बात की वो शैतान की भाड़े की रेजिमेंट के बारे में है। रिश्ते को आसान बनाने में मदद करने के लिए शैतान की भाड़े की रेजिमेंट के सभी सदस्यों को उसके द्वारा लाया गया था। वो और शैतान की भाड़े की रेजिमेंट एक दूसरे को जल्दी से जानते थे। उस समय वो किंग प्रांत के दूसरे सबसे अमीर आदमी नहीं थे। उस समय उन्होंने अपने स्वयं के व्यवसाय और विदेश जाने के अवसर के लिए कड़ी मेहनत की। हाँ, वो शैतान भाड़े के रेजिमेंट के नेता को जानते थे। उस समय शैतान की भाड़े की रेजिमेंट इतनी बड़ी नहीं थी जितनी अब है। उस समय उन्होंने शैतान की भाड़े की रेजिमेंट को वित्त पोषित किया। फिर शैतान की भाड़े की रेजिमेंट ने उसे अपने कुछ भाइयों को प्रशिक्षित करने में मदद की और यह सुनिश्चित किया कि विदेश में उसके उद्योग, चाहे कई यूडे या टोंग कियांजुन, दोनों विदेश में औद्योगिक थे। इसलिए शैतान की भाड़े की रेजिमेंट उसकी मदद कर सकती थी। बेशक वो और शैतान की भाड़े की रेजिमेंट संवाद करते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो तस्करी में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि रीति रिवाज दो लोगों से जुड़े होते हैं। अन्यथा शैतान की भाड़े की रेजिमेंट के लोग इतनी आसानी से देश में प्रवेश नहीं कर सकते या हथियार भी नहीं ले जा सकते। सीआई यूडे शैतान की भाड़े की रेजिमेंट की ताकत जानता है। हाल के वर्षों में उन्होंने शैतान की भाड़े की रेजिमेंट के विस्तार को भी देखा है। ये कहा जा सकता है कि शैतान की भाड़े की रेजिमेंट के पास मौजूदा पैमाने हो सकते हैं और उसका श्रेय भी है। वो ली बिंग्यून के अपहरण के बारे में भी जानता है। हालांकि शैतान की भाड़े की रेजिमेंट के नेता ने उसे यह नहीं बताया कि वो ली बिंग्यून का अपहरण क्यों करना चाहता था। उसकी राय में ये पैसे से ज्यादा कुछ नहीं था। इसके अलावा किसी सितारे का अपहरण करना पतन का मामला नहीं था। बेशक अगर कई यूडे को ली बिंग्यून की उत्पत्ति का पता होता तो वो निश्चित रूप से शैतान की भाड़े की रेजिमेंट के व्यवहार को रोक देता। जब वो चीन में थे तब उन्हें समझ आया कि ये सैनिक कितने शक्तिशाली थे। दुर्भाग्यवश वो नहीं जानता था। मशरूम भाड़े के सैनिकों का समूह ली बिंग्यू का अपहरण करने में विफल होने के बाद उन्होंने उससे ये जांच करने में मदद करने के लिए कहा कि उस रात ली बिंग्यू के साथ क्या हुआ था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ली बिंग्यू को किसने बचाया था। उस समय वो जानता था कि शैतान भाड़े का समूह अपहरण करने में विफल रहा, लेकिन इस बार भाड़े के समूह ने उससे हो से बात नहीं की। इसलिए वो केवल ये जानता था कि अपहरण विफल हो गया था, लेकिन वो यह नहीं जानता था कि शैतान भाड़े के समूह ने कई लोगों की हत्या कर दी थी। उन्होंने हुआंग फैंग के अस्तित्व की जांच के लिए अपने रिश्ते का इस्तेमाल किया। हालांकि वो सिर्फ शंकित था, निश्चित नहीं। हालांकि फिर भी शैतान भाड़े की रेजिमेंट के कई लोग हुआंग फैंग से बदला लेने के लिए आए थे। शाम को कई यूडे को पता चला कि शैतान की भाड़े की रेजिमेंट के लोग आ गए हैं और वो अभी भी एक दूसरे से मिलने के लिए उपयुक्त अवसर और समय खोजने के बारे में सोच रहे थे। अप्रत्याशित रूप से उसके जाने से पहले हुआंग फैंग ने उसे सीधे मार डाला। इस बार उसे यह भी नहीं पता था कि इसका उपयोग कैसे करना है। वो जानता था कि यह हुआंग फैंग का काम था, क्योंकि कई पुलिस और होटल कर्मचारियों ने इसे देखा था। कई लोग जानते थे कि यह हुआंग फैंग का काम था। इस समय वो जानता था कि हुआंग फैंग इतना सरल नहीं था। आइए जियाओटियन के बारे में बात न करें। अब ये सोचने का समय है कि शैतान भाड़े की रेजिमेंट की समस्या को कैसे हल किया जाए। शैतान भाड़े की रेजिमेंट के बारे में सोचते हुए कई यूडे के सिर में थोड़ी चोट लगी और लोग अधीर हो गए। एक बार यह मामला उजागर हो जाए या जांच हो जाए, अगर उसका शैतान भाड़े की रेजिमेंट से कोई लेना देना है तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। इतने वर्षों में उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। वो चिंता किए बिना नहीं रह सकता। गृहस्वामी को अपने मालिक और शैतान की भाड़े की सेना के बारे में भी पता है। इसलिए उन्होंने कहा, मास्टर, भाड़े की रेजिमेंट में केवल एक ही नेता है जो अब आपको जानता है, जबकि अन्य आपके अस्तित्व को बिल्कुल नहीं जानते हैं। जब तक नेता यह नहीं कहता है, किसी को पता नहीं चलेगा। क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि वो नहीं बोलेगा? कई यूडे ने कुछ झुंझलाहट के साथ कहा। उसे हमेशा के लिए चुप रहने दो। बटलर का चेहरा बहुत दयालु था, लेकिन जानलेवा हवा का एक निशान था, जिससे उसका पूरा व्यक्तित्व थोड़ा अविज्ञाकारी लग रहा था। हमेशा के लिए चुप हो जाओ। कई यूडेरिंग को तब अपने गृहस्वामी का मतलब समझ में आया। अपने प्रारंभिक वर्षों में वो क्रूर भी था। उसने लोगों को मारने और उनका मुंह बंद करने के बारे में नहीं सोचा। मुख्य कारण ये था कि नेता और वे एक दूसरे को कई वर्षों से जानते थे और उनके बीच सुखद सहयोग था, इसलिए उन्होंने इस तरह से नहीं सोचा। हाँ, केवल मरे हुए लोग ही रहस्य हमेशा छिपा कर रखेंगे, गृहस्वामी ने कहा। वो अभी पकड़ा गया है और बचाव की संभावना है। क्या ऐसा करना हमारे लिए अनुचित नहीं है? कई यूडे ने यह कहने में झिझक महसूस की कि आखिरकार जब उसके साथी को गिरफ्तार किया गया तो वो लोगों को बचाने के बजाय उन्हें मारना चाहता था। अगर बात फैल गई तो उनकी प्रतिष्ठा अच्छी नहीं होगी। मास्टर, मैं इस समय महिला नहीं हो सकती। मैंने सुना है कि वो पिछले संघर्ष में घायल हो गया था। अब वो अस्पताल में है। बाद में उसे राजधानी ले जाया जा सकता है। उस समय भले ही हम चाहे शुरू करने के लिए, हमारे पास कोई मौका नहीं है, बूढ़े नौकरानी ने सलाह दी। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 523 मेरा मतलब है।
बटलर के शब्दों ने कई यूडे को कुछ देर के लिए चुप करा दिया। उसके बाद चाहे वो एक दयालु व्यक्ति था या नहीं, उसके पिछले अत्याचारी विचार वापस आ गए। ठीक है, तुम जो कहते हो वैसा करो, इसके लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो, कोई घोड़ा पैर मत दिखाओ, कई यूडे ने उग्र चेहरे के साथ गृहस्वामी से कहा। हाँ सर, मैं अभी कर दूंगा। गृहस्वामी ने कहा कि वो जानता था कि भाड़े के रेजिमेंट के उन सदस्यों को जल्द ही सौंप दिया जाएगा, इसलिए उसके पास बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। वे किस बारे में बात कर रहे हैं पिताजी, ये कितना रहस्यमय है। इस समय कय तियान, जो दूसरी मंजिल पर सीढ़ी पर खड़ा था, ने नीचे हॉल में अपने पिता और घर के नौकर को देखा जो अभी अभी निकले थे। अगले दिन जब हुआन फैंग ने बाई जियाओरो की शक्ल देखी तो उसे पता चल गया कि खूबसूरत महिला कल रात ठीक से सोई नहीं थी। आंखों का काला घेरा स्पष्ट था, जिसने बाई जियाओरो को हुआन फैंग के प्रति और अधिक अमित्र बना दिया। उनकी राय में उसे ठीक से नींद नहीं आती थी, जिसका कारण हुआन फैंग था। इसलिए बाई जियाओरो के साथ नाश्ता करने के बाद हुआन फैंग तुरंत कंपनी में चले गए। उसने बाई जियाओरो के सामने रहने का साहस किया। उसकी नफरत भरी निगाहों ने हुआन फैंग को असहज कर दिया। जहां तक बाई जियाओरो का सवाल है, उसे दिन में मुख्यालय आए लोगों के साथ कल रात के मामलों से निपटना होगा। जब हुआन फैंग कंपनी में पहुंचे तो सुयुमो का आकर्षक चेहरा देखकर वो अच्छे मूड में थे। अगर तुलना न होती तो कोई नुकसान नहीं होता। हुआन फैंग ने सोचा कि सुयुमो आज सामान्य से अधिक सुंदर और आकर्षक थी। क्या बात है, क्या मेरे चेहरे पर कुछ है। सुयुमो ने हुआन फैंग को हर समय उसे घूरते हुए देखा, लेकिन उसने उसे सेक्स वुल्फ के रूप में नहीं डांटा, बल्कि घबराहट से उसके चेहरे को छुआ, ये सोचकर कि वो जल्दी में था सुबह और मेकअप ठीक से नहीं हुआ। कुछ नहीं, मुझे तो बस यही लगता है कि तुम और भी खूबसूरत हो। ये सुयुमो का कार्यालय है, उनमें से केवल 2 है। हुआन फैंग अपने काम की रिपोर्ट करने के लिए यहाँ है, लेकिन अब लगता है वो भूल गया है कि उसे क्या करना है। फिसलन। सुयुमो का चेहरा थोड़ा लाल था और चुलबुली उपस्थिति ने हुआन फैंग को लगभग अपना रास्ता भटका दिया और उसका दिल तेजी से उछल गया। मुझे नहीं पता क्यों वर्तमान सुयुमो को देखकर हुआन फैंग ने उस दिन के बारे में सोचा जब उसने सुयुमो के निवास में उसका निजी स्थान देखा था। इसलिए जब हुआन फैंग ने सुयुमो को देखा तो उसकी आंखें और अधिक चमकने लगी। वो विपरीत सुयुमो की चमक को महसूस कर सकता था। सुयुमो को लगता है कि आज का हुआन फैंग थोड़ा अलग लगता है। जब वो खुद को देखता है तो उसके पास ऐसी आंखें नहीं होती, वे बहुत शांत आंखें हैं। यदि वो उन्हें अन्य लोगों में देखता है तो सुयुमो खुश हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब है कि उसके पास कोई गंदे विचार नहीं है। लेकिन जब हुआन फैंग की नजर उस पर पड़ती है तो वो इतनी सहज नहीं होती है। आखिरकार वो हुआन फैंग को पसंद करती है। स्वाभाविक रूप से वो हुआन फैंग की आंखों को इतना शांत नहीं देखना चाहती। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें कोई आकर्षण नहीं है और वो उसे आकर्षित नहीं कर सकती। आज सुयुमो ने आखिरकार हुआन फैंग पर कई अन्य पुरुषों की नजरें देखी। वो अपनी आंखों पर कब्जा करना चाहता है। आमतौर पर जब वो अन्य लोगों पर ऐसी नजरें देखता है तो सुयुमो बहुत दुखी होगा। हालांकि वो जी मिंगजियाओ की तरह एक दूसरे के खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन वो उन्हें कभी भी अच्छा चेहरा नहीं देगा। हालांकि जब ऐसी आंखें हुआन फैंग पर आती हैं तो उसका दिल खुश हो जाता है। क्या ये लड़का प्रबुद्ध नहीं है, सुयुमो ने कुछ संकोच के साथ सोचा। हुआन फैंग की नजरें उनके अधीनस्थों या दोस्तों जैसी नहीं है। युमो, क्या मैं आपसे एक और व्यक्तिगत प्रश्न पूछ सकता हूँ? हुआन फैंग ने थोड़ी लाल आंखों से कहा। समस्या क्या है? सुयुमो को पता चलता है कि वो हुआन फैंग की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं करता है, और यहाँ तक कि उसकी आवाज भी जानबूझकर छोटी नहीं है। क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? हुआन फैंग ने कुछ घबराहट के साथ पूछा, क्योंकि विश्वविद्यालय में असफल प्यार आखिरकार दूसरे पक्ष के लाल फल से तिरस्कृत हो गया था। इसलिए हुआन फैंग को अपने प्रेमी और प्रेमिका जैसी चीजों में आत्मविश्वास की कमी थी। भले ही वो उसका हो वर्तमान पहचान अलग थी, उसके पास एक जादू प्राप्त करने वाला बॉक्स भी था। वो केवल अन्य पहलुओं में आश्वस्त था, और इस मामले में वो बहुत कुछ नहीं बदल सका। उसके पास वास्तव में कोई अनुभव नहीं था। हुआन फैंग का सवाल सुनकर सुयुमो का दिल जोर से उछल पड़ा। फिर उसने घबराते हुए कहा, आप ऐसा क्यों पूछते हैं? सुयुमो स्वयं उसके शब्दों में कभी सुन सकता है। इसके बारे में चिंता मत करो, बस मुझे बताओ अगर ये तुम्हारे पास है। हुआन फैंग ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि यह सवाल पूछने का साहस कैसे जुटाया जाए। हो सकता है कि वो लंबे समय से सुयुमो का शौकीन रहा हो, या वो बाय जियाओरो से प्रेरित था। वैसे भी हुआन फैंग इतना आवेगी था और उसने इसके लिए तैयारी नहीं की। उन्होंने इस विषय पर सुयुमो से बात की। सुयुमो ने हुआन फैंग के कठिन शब्द सुने, लेकिन वह असंतुष्ट नहीं थी। उसने अपने काले बालों को थोड़ा अप्राकृतिक बनाया और फिर धीमी आवाज में कहा, नहीं। हालांकि सुयुमो की आवाज बहुत छोटी है, हुआन फैंग की सुनने की क्षमता स्पष्ट रूप से अच्छी है, इसलिए उसने अपनी बातें स्पष्ट रूप से सुनी। महान। हुआन फैंग लगभग खुशी से उछल पड़ा। हालांकि वो आमतौर पर सुयुमो जैसा दिखता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसका कोई प्रेमी नहीं है। हालांकि हुआन फैंग अब उसके मुंह से सटीक खबर सुनने के लिए अधिक उत्साहित है। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम बहुत खुश हो, तुम चाहती हो कि मैं पूरी जिंदगी अकेली रहूं, है ना? हुआन फैंग की प्रसन्न उपस्थिति देखकर सुयुमो के दिल ने भी कुछ सोचा। हालांकि उसने फिर भी जानबूझकर हुआन फैंग से कहा, नहीं, मेरा मतलब है। हुआन फैंग जब सुयुमो को देखता है तो उसकी अभिव्यक्ति को रोक नहीं पाता है। उसका क्या मतलब है? इसके अलावा वो हर समय आश्वस्त नहीं रहता। एक बार फिर उन्होंने जो कहा वो तुरंत नहीं कहा जा सकता। ये कहो, तुम बेवकूफ हो। सुयुमो ने हुआन फैंग की अभिव्यक्ति देखी और उत्सुकता से चिल्लाई। हालांकि जाहिर है वो इस तरह की बात करने की पहल नहीं करेगी। मेरा मतलब है, हुआन फैंग को सुयुमो की आंखों में प्रोत्साहन दिखाई देता है। वो साहस के साथ यह बात कहने को तैयार है। इसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। श्री सु, मैं आपको कुछ रिपोर्ट करना चाहता हूँ। दूसरे विभाग का प्रबंधक अंदर आया। जब हुआन फैंग और सुयुमो ने बात की तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से दरवाजा बंद नहीं किया, इसलिए दूसरे पक्ष द्वारा दरवाजा खटखटाए जाने के बाद वे साहसपूर्वक अंदर आए। उन्होंने सुयुमो के उसे अंदर आने देने का इंतजार भी नहीं किया। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 524 एक और दुर्घटना।
जल्दबाजी में आए विभाग प्रबंधक को कार्यालय में अजीब माहौल नजर नहीं आया। हुआंग फैंग को देखने के बाद उन्होंने उनका गर्मजोशी से स्वागत भी किया। चूंकि सू हमेशा व्यस्त रहती है, मैं पहले जाऊंगा। हुआंग फैंग दूसरे पक्ष से इतना परेशान था कि उसके पास कहने की हिम्मत या कहने का मौका नहीं था, इसलिए उसे जाने का विकल्प चुनना पड़ा। सू यूमो हुआंग फैंग को छोड़ना चाहता है, लेकिन वह नहीं जानता कि इसे कैसे कहा जाए। वो केवल दूसरे पक्ष को जाते हुए देख सकता है। प्रबंधक हुआंग ने रिपोर्टिंग समाप्त कर दी। मेरा व्यवसाय बहुत जरूरी नहीं है, मैं इंतजार कर सकता हूँ, प्रबंधक ने विनम्रता से कहा जब उसने देखा कि हुआंग फैंग जा रहा था। नहीं, हुआंग फैंग ने कहा। जब हुआंग फैंग वास्तव में चला गया तो मैनेजर ने सू यूमो की ओर रुख किया और कहा, मिस्टर सू, जब तुम्हें कोई जल्दी नहीं है तो तुम मेरी अनुमति के बिना अभी क्यों नहीं आए? कुछ ठंड के साथ दुर्लभ भाषा का सामना करने के लिए झाक प्रबंधक ने बाधित किया। आई का प्रबंधक सू यूमो के रवैये से स्तब्ध था। तुम्हें पता है, सू यूमो का स्वभाव बहुत अच्छा है। आमतौर पर उसके चेहरे पर यह भाव देखना कठिन है। जब वो क्रोधित होती है तो अधिकतर अभिव्यक्तिहीन होती है। वो झी मिंगजियाओ की तरह कभी भी अपना गुस्सा अपने चेहरे पर नहीं लाती। ठीक है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सू यूमो थोड़ी देर के लिए धीमी हो जाती है और अपना स्वर सामान्य कर लेती है। हुआंग फैंग अब चले गए हैं। भले ही वो अपने सामने वाले मैनेजर से नाराज हो, लेकिन ये बेकार है। ठीक है, प्रबंधक ने जल्दी से कहा कि सू यूमो की उपस्थिति वही है जिससे वो सामान्य समय में परिचित है। हालांकि प्रबंधक अभी भी उसके क्रोधित रूप के बारे में सोचकर थोड़ा असहज था। उसने सू यूमो को पहले कभी इस तरह नहीं देखा था, इसलिए अब तक उसने पूरी तरह से प्रतिक्रिया नहीं दी। ये पता चला कि मिस्टर सू वास्तव में गुस्से में थे और मिस्टर जी से भी अधिक भयानक थे। लेकिन मैंने गलती कहाँ की? मैनेजर ने मन ही मन सोचा। सू यूमो का कार्यालय छोड़ने वाले हुआंग फैंग को भी राहत मिली। वो नहीं जानता था कि अगर उसने वही कहा होता जो वो सोच रहा था तो उसके और सू यूमो के बीच रिश्ता कैसा होगा। वैसे भी ये दोस्तों या वरिष्ठों या अधीनस्थों के बीच एक साधारण रिश्ता नहीं होगा, या एक दूसरे से मिलना अधिक शर्मनाक होगा। हुआंग फैंग को भी पता है कि अब उनका मूड क्या है। उसे कुछ पछतावा है और वो आभारी है। हालांकि वो अभी भी खुद से घृणा करता है और अंत में ये कहने का साहस नहीं रखता है। हुआंग फैंग अपने कार्यालय में वापस चला गया। उसने जो कुछ किया था उसे नीचे रख दिया और अपने मामलों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। एक कारण यह है कि सू यूमो यहाँ सुरक्षा गार्ड बनी हुई है। दूसरा कारण यह है कि यहाँ बहुत सारी चीजें नहीं है और उनका उनके करियर पर कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ तक कि अगर वो छुट्टी मांगना चाहता है तो भी यह बहुत सुविधाजनक है। सू यूमो अपने कारणों के बारे में नहीं पूछेगा। जी मिंगजियाओ कुछ शब्दों के लिए उसे स्वीकार कर लेगा, लेकिन वो कभी मना नहीं करता। इसलिए हुआंग फैंग की कम समय में जाने की योजना नहीं है। हालांकि उनकी जाने की योजना नहीं है, जिसका मतलब यह नहीं है कि उनका अपना व्यवसाय विस्तारित नहीं होगा। इसके विपरीत हुआंग फैंग ने पिछली जगह पर एक वाइनरी स्थापित की है। वो जानता है कि उसका खुद का शराब बनाने का फॉर्मूला बहुत अच्छी चीज है। बनाई गई शराब का न केवल स्वाद बहुत अच्छा होता है, बल्कि इसका चक्र भी छोटा होता है। इतना अच्छा प्रोजेक्ट, हुआंग फैंग के पास निश्चित रूप से हार मानने का कोई कारण नहीं है। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सही रास्ते पर है। हालांकि उनका तेजी से विस्तार नहीं होता है, फिर भी वे अधिकांश छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों में भी प्रसिद्ध हैं। बेशक वे प्लांट में सेल्समैन के बिना नहीं रह सकते, जो लगातार घर पर व्यवसाय करने की पहल करते हैं। अल्पावधि में उन बड़े उद्यमों के दरवाजे खोलना आसान नहीं लगता। कई सेल्समैन ने अनुसरण किया है, हालांकि कम समय में परिणाम हासिल करना मुश्किल लगता है। आखिरकार बड़े उद्यमों को कई चीजों के बारे में सोचने की जरूरत है। छोटे उद्यमों के विपरीत बॉस सीधे क्लिपबोर्ड से निर्णय ले सकते हैं। इसलिए हुआंग फैंग इस अवधि के दौरान अपना दिमाग वहां से हटा सकते हैं और इस तरह वो अपनी वाइनरी खोल सकते हैं। ऐसा लगता है कि हम कल फिर छुट्टी मांगने जा रहे हैं, हुआंग फैंग ने मन ही मन बुदबुदाया। उसके बाद हुआंग फैंग ने अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित करना शुरू कर दिया। अब उसने शेर की धारने का कौशल सीख लिया है। इस कुंग-फू का प्रभाव आंतरिक शक्ति की मात्रा से निकटता से संबंधित है। इसलिए अपने शेर की धार कौशल की शक्ति को बढ़ाने के लिए हुआंग फैंग को इस आंतरिक शक्ति को विकसित करना जारी रखना चाहिए। हुआंग फैंग को अब भी शेर धारने का कौशल पसंद है। आखिरकार ये छुपे हुए हथियारों से भी अधिक शक्तिशाली है। द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी के विशेषज्ञों से निपटने के लिए छिपे हुए हथियारों का उपयोग करते समय प्रतिद्वंद्वी को पहले से पता चल सकता है और वह अतीत में छिप सकता है। हालांकि शेर की धार कौशल का बचाव करना वास्तव में असंभव है। दूसरों से लड़ते समय आप हमेशा प्रतिद्वंद्वी का मुंह ताकते नहीं रह सकते। इसलिए शेर की धार कौशल की अचानक प्रकृति काफी मजबूत है और हुआंग फैंग को खुद यह नुकसान उठाना पड़ा है। अंत में बाई जियाओरो के फोन कॉल से हुआंग फैंग की खेती बाधित हो गई, और तो और बाई जियाओरो उसके लिए बुरी खबर लेकर आए। क्या आपने कहा कि भाड़े के रेजिमेंट का प्रमुख मर गया था? हुआंग फैंग ने नाराजगी के साथ पुष्टि की कि उसने कल रात उनमें से कई को मार डाला और बाकी को घायल कर दिया। हालांकि उस समय उन्हें उनकी विशिष्ट पहचान नहीं पता थी। नेता कौन था और टीम का सामान्य सदस्य कौन था? क्या मैंने इसे मार डाला? हुआंग फैंग ने पूछा। वो ये भी जानना चाहता था कि जियांगजू में खुद की जांच करने में उन लोगों की मदद किसने की। अब एकमात्र नेता जो उनके आंतरिक मामलों को जानता था उसकी मृत्यु हो गई। हुआंग फैंग स्वाभाविक रूप से निराश थे। नहीं, बाई जियाओरो सक्षम स्थिति में वापस आ गई है। आपने कल रात उसे घायल कर दिया था और उसे बाद में अस्पताल भेजा गया था। आज की खबर यह है कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया और मर गया। वो मेरी वजह से, हुआंग फैंग ने कहा। शायद नहीं, बाई ने कहा। हमें संदेह है कि कोई अस्पताल में है और जांच कर रहा है। क्या कोई कुछ कर रहा है? हुआंग फैंग और लिंग पिछली बार के टोंग कियांजुन के मामले की तरह? इतना खराब भी नहीं, बाई जियाओरो ने कहा। जियांगजू में पुलिस भोजन के लिए क्या करती है? ये हमेशा कैसे होता है? हुआंग फैंग शिकायत करना बंद नहीं कर सका कि उसने शिकायत के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया। यदि रेजिमेंट मर जाती तो उसे पता नहीं चल पाता कि उसके पीछे कौन है। चिंता मत करो, हम इस मामले की स्पष्ट जांच करेंगे और हम अपने पीछे के लोगों को कभी भी बख्शा नहीं जाने देंगे, बाई जियाओरो ने कहा।
ये पिछली बार से अलग है। पिछली बार टोंग कियांजुम की मृत्यु को सभी पक्षों के लिए स्वीकार्य कहा जा सकता है, इसलिए एनएसए ने जांच जारी नहीं रखी, लेकिन इस बार वे इसे आसानी से जाने नहीं देंगे। 5 बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 525 सभी घबराए हुए। आप जांच करना चाहते हैं? हुआंग फैंग को ये कहते हुए आश्चर्य हुआ कि उन्हें अभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के उपायों पर विश्वास है। यदि वे जांच कर सके तो उनके पास चीजें स्पष्ट करने का एक बड़ा मौका होगा। बिल्कुल, बाई जियाओरो ने पुष्टि की कि वह अब किंगदाओ प्रांत में राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो की प्रमुख है और मुख्यालय के सभी लोग उनकी कमान के अधीन है। इसके अलावा आपके बारे में बात न करें, क्योंकि आप हम में से एक हैं। आपको कहना चाहिए हम। वाई जियाओरो ने सही किया। ठीक है, मैं अगली बार ध्यान दूंगा। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो का भी सदस्य हूँ। हुआंग फैंग ने कंधे उचकाए और कहा, ठीक है, फिलहाल तो यही हुआ। मेरे पास आपके लिए खबर है, आप अपने सुरक्षा गार्ड हो सकते हैं। बाई जियाओरो ने कहा कि सुरक्षा शब्द के संदर्भ में उन्होंने विशेष रूप से अपनी आवाज का उच्चारण किया। जाहिर है वो ये भी जानती थी कि सुरक्षा गार्ड हुआंग फैंग सिर्फ एक आवरण था। फोन रखने के बाद हुआंग फैंग का मूड बहुत अच्छा नहीं है। आखिरकार किसी दुश्मन को अंधेरे में रखना या ये जानना कि उसका कोई दुश्मन है असुविधाजनक है। हालांकि उसके लिए इस मामले पर चिंता करना बेकार है। वो इस मामले में उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। बाई जियाओरो और उनकी उपस्थिति है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसे बस खबर का इंतजार करना होगा। दोपहर के भोजन के समय हुआंग फैंग ने सुयुमो को फिर से देखा। हालांकि वो इस समय अकेले खाना नहीं खा रही थी और जी मेंगजियाओ उसके बगल में थी। लेकिन हुआंग फैंग को पता नहीं था कि सुयुमो का सामना कैसे करना है। वो थाली लेकर दूर बैठ गया। वो हमेशा की तरह सुयुमो के साथ खाना खाने नहीं गया। ओह, वो परेशान करने वाला आदमी आज यहाँ क्यों नहीं आया? जी मिंगजियाओ ने स्पष्ट रूप से हुआंग फैंग की आकृति देखी। हुआंग फैंग सामान्य समय में उनके साथ भोजन करते थे। आज वो अकेली बैठी थी, जिससे जी मिंगजियाओ को आश्चर्य हुआ। मुझे नहीं पता, सुयुमो अभी भी अपना सिर नीचे करके खा रहा है, जैसे उसने हुआंग फैंग को नहीं देखा हो। वास्तव में जब हुआंग फैंग अंदर आए तो उसने इसे देखा। वो अभी भी सोच रही थी कि वो हुआंग फैंग के साथ कैसा व्यवहार करेगी। अप्रत्याशित रूप से हुआंग फैंग सीधे नहीं आई, जिससे स्वाभाविक रूप से वो असहज हो गई। वो यहाँ ना आए तो बेहतर है। जब मैं उस परेशान करने वाले आदमी को देखती हूँ तो खाना नहीं खा पाती। हालांकि जी मिंगजियाओ थोड़ी लापरवाह है। वो देख सकती है कि बहन यूमो आज बुरे मूड में है, इसलिए उसे हुआंग फैंग को पीटने और बहन यूमो को खुश करने में कोई आपत्ति नहीं है। उनकी राय में बहन यूमो को भी वो लड़का बहुत पसंद नहीं है। सु यूमो इसके बारे में अधिक सोचती है और अधिक असहज महसूस करती है। उसे हुआंग फैंग पसंद है। आज हुआंग फैंग के लिए अपना दिमाग खोलना आसान नहीं है। जब वो इस विषय पर बात करता है, अगर वो इसे जाने देगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि वो अगली बार इस बारे में कब बात करेगा। इसलिए जब उसने और जी मिंगजियाओ ने खाना खा लिया तो उसने जी मिंगजियाओ से कहा, मुझे कुछ और करना है, पहले तुम जाओ। बहन यूमो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जी मिंगजियाओ ने उत्सुकता से पूछा। इसे अकेला छोड़ दो। सु यूमो हुआंग फैंग को देखती है और जी मिंगजियाओ से कहती है, ठीक है, भाषा देखे मो बड़ी बहन के पास वास्तव में कुछ है। जी मिंगजियाओ ने भी उलझना जारी नहीं रखा। सु के बाद यूमो सीधे हुआंग फैंग के पास गया और उसके सामने बैठ गया। बहन यूमो ने उस परेशान करने वाले लड़के को ढूंढने के लिए क्या किया? इस समय कैंटीन के प्रवेश द्वार पर जी मिंगजियाओ अभी भी नहीं गया है। सु यूमो को हुआंग फैंग के विपरीत दिशा में बैठा देखकर वो हैरान हो गई। वो नहीं जानती कि वो हुआंग फैंग को ढूंढने के लिए क्या कर सकती है। हालांकि बहन यूमो ने पहले खुद को जाने दिया। जाहिर है वो खुद को बताना नहीं चाहती थी, इसलिए हालांकि जी मिंगजियाओ उत्सुक थी, लेकिन वो पूछने के लिए आगे नहीं बढ़ी। हुआंग फैंग अपना सिर नीचे करके खा रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखों के कोने में एक आकृति को अपने सामने बैठा हुआ देखा। उसने संदेहपूर्वक सिर उठाया और फिर उसका चबाना बंद हो गया। हुआंग फैंग को उम्मीद नहीं थी कि वो सु यूमो की मेज पर नहीं जाएंगे, लेकिन सु यूमो ने पहल की। खाते रहो, मुझे अकेला छोड़ दो, सु यूमो ने कहा। हुआंग फैंग ने मन ही मन सोचा, जब तुम वहां बैठोगे और मुझे भूलोगे तो मैं कैसे खा सकता हूँ? मिस्टर सु, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जब बाहरी लोग होते हैं तो हुआंग फैंग को आमतौर पर सु यूमो, सुजोंग कहा जाता है। अब वो सु यूमो को इस तरह बुलाता है, जाहिर तौर पर दूसरे पक्ष को याद दिलाने के लिए। ये सार्वजनिक है। हालांकि सु यूमो को नहीं पता कि क्या वो हुआंग फैंग का अर्थ नहीं सुनती है, या यदि वो वास्तव में परवाह नहीं करती है तो वो अभी भी हुआंग फैंग को देखती है और कहती है, मुझे यूमो बुलाओ। क्या तुम आज सुबह भी कार्यालय में हो? क्या आपने बोलना समाप्त कर लिया? मेरा काम हो गया। हुआंग फैंग का चेहरा शर्मिंदा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सु यूमो इसे सीधे सामने लाएगी। सचमुच खत्म हो गया। सु यूमो ने स्पष्ट रूप से हुआंग फैंग को जाने नहीं दिया। उसने उसकी ओर देखते हुए एक एक शब्द कहा, शायद शायद शायद, बस इतना ही। सु यूमो की आंखों के हमले के तहत हुआंग फैंग को ऐसा लगा जैसे वो पकड़ नहीं बना सकता, बात नहीं कर सकता और तेज नहीं है। उसे उम्मीद नहीं थी कि सु यूमो, जो आमतौर पर एक बड़ी लड़की की तरह दिखती थी, उसका भी इतना आक्रामक पक्ष होगा। इससे हुआंग फैंग को पहले जी मिंगजियाओ की तुलना में अधिक गंभीर महसूस हुआ। क्या आपने समाप्त कर दिया है? सु यूमो ने आगे पूछा। वो नहीं जानती थी कि हुआंग फैंग जाने के लिए उसने कितना साहस जुटाया था। आखिरकार कैंटीन में अभी भी बहुत सारे लोग हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि वे अपना काम खुद कर रहे हैं। सु यूमो को यकीन था कि उनका खाली समय उनकी अपनी स्थिति पर ध्यान देना होगा। हालांकि सु यूमो स्पष्ट रूप से हार मानने को अनिच्छुक है। अगर इस बार उसने सवाल करना छोड़ दिया तो वो नहीं जानती कि अगली बार आज की तरह कब साहस जुटा पाएगी। नहीं, हुआंग फैंग भी सु यूमो के रवैये से प्रभावित दिख रहे हैं। इस बार वो बच नहीं पाया। तो आप मुझसे और किस बारे में बात करना चाहते हैं? हुआंग फैंग को ये कहते हुए न सुने। सु यूमो का दिल उछल पड़ा। कुछ घबराए हुए लोग रास्ता पूछते रहे। सु यूमो वास्तव में घबराई हुई है। जब वो पहले यहाँ आई थी तो अधिक आवेगी थी। उसे तो पता ही नहीं चला।
यदि हुआन फेंग ने वो वाक्य कहा जो वो हमेशा सुनना चाहता था, तो उसे दूसरे पक्ष को किस तरह की प्रतिक्रिया देनी चाहिए, सहमत होना चाहिए या मना नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उसे डर था कि उसने इसके बारे में अधिक सोचा है। शायद हुआन फेंग का यह मतलब नहीं था, लेकिन उसने इसे गलत समझा। हुआन फेंग भी बहुत घबराए हुए हैं। ऐसा लगता है कि सुयुमो के दबाव में उसने जाने दिया है। हालांकि वह नहीं जानता कि परिणाम क्या होंगे और वह निश्चित नहीं है। वास्तव में वो सुयुमो से भी अधिक घबराया हुआ है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 526 गपशप। मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि क्या आपके पास शाम को समय है, चलो एक साथ खाना खाते हैं। हुआन फेंग ने आखिरकार एक वाक्य दबा दिया, लेकिन ये स्पष्ट रूप से सुयुमो ने जो सोचा था उससे अलग था। तो सुयुमो ने अनिच्छा से कहा, क्या ये सिर्फ खा रहा है? रात के खाने के बाद हम एक साथ फिल्में देख सकते हैं, हुआन फेंग ने जारी रखा। मैं मान सकता हूँ कि आप मेरे साथ डेट करने की कोशिश कर रहे हैं, सुयुमो ने लाल चेहरे के साथ कहा। वो वास्तव में हुआन फेंग के टूथपेस्ट को निचोड़ने के रवैये से चिंतित थी, इसलिए वो केवल अपनी पहल पर ही बोल सकती थी। हाँ ये है, हुआन फेंग हकलाया। यह क्या है या नहीं? सुयुमो से पूछा। हाँ, हुआन फेंग थोड़ा असहज था, लेकिन जेन ने भी दृढ़ता से कहा और फिर बेचैनी से कहा, आप मना नहीं करेंगे। यह मनोदशा पर निर्भर है। सुयुमो ने आखिरकार वही सुना जो वो सुनना चाहता था। जाहिर तौर पर वह अच्छे मूड में थे, उसके होंठ पूरे उठे हुए थे, जो पिछली चिंता और घबराहट वाली मनोदशा से बिल्कुल अलग था। अपना लक्ष्य हासिल करने के बाद सुयुमो खड़ी हुई और इत्मीनान से बाहर चली गई, यहाँ तक कि अपने पसंदीदा गाने भी गुनगुनाती रही। युमो, क्या तुम सहमत हो या नहीं? हुआन फेंग ने जल्दी से पूछा। रात को मेरा इंतजार करना। सुभाषा मुंह सिर भी कहने के लिए वापस नहीं आता है। हालांकि वो सुयुमो की अभिव्यक्ति नहीं देख सकता है, हुआन फेंग भी सुयुमो का उत्तर पाकर बहुत खुश है। उन्होंने बस इतना ही कहा। वो आधिकारिक तौर पर सुयुमो का पीछा कर रहे थे और दूसरे पक्ष ने सीधे तौर पर इनकार नहीं किया। हुआन फेंग के विचार में यह उनकी महान आशा का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए हुआन फेंग खुशी से बैठ गए और खाना खाते रहे, ये सोचते हुए कि शाम को सुयुमो के साथ कहाँ खाना खाया जाए। लेकिन हुआन फेंग को यह नहीं पता था कि जब वो अंततः खड़ा हुआ और सुयुमो को बुलाया, तो उसने महाप्रबंधक सु के बजाय युमो कहा। ये बात उसके आसपास कई टेबलों पर बैठे लोगों ने सुनी। मुख्य बात यह थी कि उन्होंने ये भी देखा कि आंखों में असीम सुंदरता रखने वाले उप महाप्रबंधक सुयुमो ने हुआन फेंग पर चिल्लाया भी नहीं और गुस्सा भी नहीं किया। यहाँ अर्थ बहुत अच्छा है। तियानजियाओ समूह में अधिक महिला कर्मचारी हैं और वे स्पष्ट रूप से गपशप के बारे में अधिक उत्साही हैं। इसलिए जब हुआन फेंग दोपहर में अपने कार्यालय में अपनी आंतरिक शक्ति का विकास कर रहे थे, तो उनके और सुयुमो के बीच घोटाला पूरी कंपनी में फैल गया। यहाँ तक कि जब वान हुआन फेंग को बातें बताने आया, तो उसने चुपके से उससे पूछा कि क्या हुआ, सुयुमो से कैसे निपटना है। भाई वान के शब्दों ने हुआन फेंग को स्तब्ध कर दिया और तब उन्हें पता चला कि उस समय उनके संबोधन ने इतना बड़ा शोर मचाया था। वो वास्तव में सुयुमो का पीछा करना चाहता था। हालांकि भाई छिपकर नहीं जाना चाहता था। वो इस शर्त के तहत ऐसा नहीं करना चाहता था कि कंपनी में हर कोई ध्यान दे रहा था। इसके अलावा वो सिर्फ सुयुमो का पीछा करता है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। ये लोग अच्छे हैं, उन्होंने सीधे तौर पर उनके और सुयुमो के बीच संबंध निर्धारित किया है। बेशक हुआन फेंग भी सोचते हैं कि ये लोग जो कहते हैं वो सच है। बकवास मत करो, सु और मैं हमेशा निर्दोष है, हुआन फेंग ने भाई वान से कहा। ऐसा कहने वाला मैं अकेला नहीं हूँ। हर कोई कहता है कि प्रबंधक ये शक्तिशाली है। भाई वान ने हुआन फेंग की तरह अपनी आंखें बींच ली और बड़े अनबूटे और मुस्कुराहट के साथ कहा, जाओ, इसमें क्या ताकत है, इसे इधर उधर मत करो, मुझे परवाह नहीं है। सु हमेशा इसे सुनती है। हुआन फेंग ने कहा कि वो वास्तव में डरता नहीं था। वैसे भी जब तक उसने सीधे तौर पर सुयुमो से अपने प्यार का इजहार नहीं किया, वो अन्य चीजों से नहीं डरता था। हालांकि वो सुयुमो के शर्मीलेपन से डरता था, इसलिए उसने जानबूझकर खुद को अलग कर लिया। कंपनी में भी हुआन फेंग को लगा कि नुकसान बहुत बड़ा था। अगर उसे ये पसंद नहीं था कि लोग उसके पीछे उसके बारे में बात करें और इससे उसके रवैये पर असर पड़ा, तो हुआन फेंग को तर्क करने के लिए कोई नहीं मिला। और भाई वान को हुआन फेंग की चेतावनी में सुयुमो को स्पष्ट रूप से कंपनी में अफवाहों का पता था, और यह जी मेंगजियाओ ही थी जो उसके सामने बैठी थी, जिसने उसे खबर दी थी। जी मेंगजियाओ ने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? वो कुछ देर के लिए समय से पहले ही चली गई। सिस्टर युमो ने वास्तव में उस आदमी को ऐसा घोटाला भेजा जिससे जी मेंगजियाओ को बहुत पछतावा हुआ। उसे समय से पहले नहीं जाना चाहिए था। बहन युमो, क्या बात है? जी मेंगजियाओ ने पूछा। अब ऐसा कहा जा रहा है कि कंपनी में हुआन फेंग और सुयुमो के बीच बहुत सारे रिश्ते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हुआन फेंग और सुयुमो पुरुष और महिला मित्र हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे केवल सामान्य मित्र हैं या सामान्य मित्रों से बेहतर हैं। हालांकि और भी अपमानजनक है। वे कहते हैं कि हुआन फेंग और सुयुमो की सगाई हो चुकी है, सिर्फ इसलिए कि वे एक ही कंपनी में हैं। मैंने आपको नहीं बताया। हर तरह की खबरें हैं, यहाँ तक कि जी मेंगजियाओ भी, जो सोचती है कि वो सुयुमो को बहुत अच्छी तरह से जानती है, अब थोड़ा भ्रमित है। हालांकि वो जानती है कि कुछ खबरें झूठी हैं, जैसे कि सुयुमो और हुआन फेंग के बीच सगाई और सुयुमो की स्थिति क्या है। जी मेंगजियाओ अभी भी जानती है। यदि उसकी सगाई हो चुकी है तो उसे यह अवश्य पता होना चाहिए। इसके अलावा DIDU ऑफ थिंग्स में ये कोई छोटी बात नहीं है। कुछ नहीं, कर्मचारी इसी बारे में बात कर रहे हैं। सुयुमो अपना सिर नीचे कर लेता है, हाथ में मौजूद दस्तावेजों को पढ़ना जारी रखता है और लापरवाही से कहता है, बहन युमो, आप दस्तावेज कब पढ़ने जा रही हैं? जी मेंगजियाओ थोड़ा पागल है और सुयुमो के हाथ में दस्तावेज पकड़ लेता है और कहता है। सुयुमो असहाय होकर जी मेंगजियाओ को देखती है और कहती है, अब कब है? क्या शांति में कोई अंतर है? बिल्कुल, जी मेंगजियाओ ने चिंतित चेहरे के साथ कहा। क्या आप नहीं देखते कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं? आपको थोड़ी परवाह है, और भले ही यह आपकी गपशप फैलाने के लिए है, लेकिन यह उस बुरे आदमी के साथ इसे फैलाने के लिए है। क्या वे लोग इतने अंधे हैं?
वास्तव में जी मेंगजियाओ की इतनी परवाह करने का एक कारण यह है कि हुआंग फैंग, जिससे वो नफरत करती है, वही है जिसका बहन यूमो के साथ संबंध है, इसलिए जी मेंगजियाओ बहुत चिंतित है। वास्तव में वे गलत नहीं है, सू ने चेहरे पर मुस्कान के साथ हल्के से कहा। कोई गलती नहीं। जी मेंगजियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसने अचानक अपनी आंखें खोली और सू यूमो की ओर देखा और कहा, यूमो, नहीं, तुम वास्तव में उस परेशान करने वाले लड़के के साथ प्रेमी और प्रेमिका नहीं हो। जी मेंगजियाओ सोचती है कि बहन यूमो उसके साथ मजाक कर रही होगी। ये कैसे हो सकता है? शाही राजधानी में बहुत सारे लोग हैं जो बहन यूमो का पीछा करते हैं, यहाँ तक कि उन लोगों से भी ज्यादा जो खुद का पीछा करते हैं। हालांकि बहन यूमो कभी उसकी ओर देखती भी नहीं है। वो हुआन फैंग जैसे भेड़िए को इतनी ऊंची दृष्टि से कैसे देख सकती थी? हम प्रेमी प्रेमिका नहीं है, सू यूमो ने सिर हिलाया और कहा। मैं तुम्हें बताता हूँ, जी मेंगजियाओ ने राहत की सांस लेते हुए कहा। हालांकि ये केवल अस्थायी था और मैंने उससे मेरा पीछा करने का वादा किया है, सू यूमो ने कहा। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 527 सलाह। जी मेंगजियाओ ने अपनी आंखें खोली और कुछ देर तक अपनी बहन यूमो को देखा, जैसे कि वो उसे पहली बार जानती हो। वह हकलाते हुए बोली, बहन यूमो, क्या आप भ्रमित हैं? आप उसे अपना पीछा करने की अनुमति कैसे दे सकती हैं? जी मेंगजियाओ को पता है कि ऐसे कई लोग हैं जो सू यूमो का पीछा करना चाहते हैं। हालांकि सू यूमो उनकी ओर देखती भी नहीं है, इसलिए उसे दूसरे पक्ष को खुद को आगे बढ़ाने का मौका देना पड़ता है। सू यूमो हुआन फैंग को उसका पीछा करने का मौका देती है। जी मेंगजियाओ की राय में उसकी बहन यूमो और हुआन फैंग के प्रेमी और प्रेमिका बनने में बस कुछ ही समय की बात है, क्योंकि वो जानती थी कि बहन यूमो दूसरों को आसानी से अपना पीछा नहीं करने देगी। अब जब उसने हुआन फैंग को यह अवसर दिया है, तो ये दर्शाता है कि बहन यूमो के मन में हुआन फैंग के लिए अच्छी भावना है। क्या ऐसा कुछ है जो आप नहीं कर सकते? मुझे लगता है कि हुआन फैंग के लोग अच्छे हैं, सू ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या वो ठीक है? सिस्टर यूमो, मेरा मजाक मत उड़ाओ। शाही राजधानी में बहुत सारी अच्छी स्थितियां हैं, क्या नहीं? तुम्हें हुआन फैंग क्यों पसंद है? जी मिंगजियाओ ने चेहरे पर उत्सुकता से कहा कि वह ऐसा नहीं करती थी। मैं अपनी अच्छी बहन को भटकते हुए नहीं देखना चाहता। क्या आप स्वयं उन लोगों को राजधानी में नहीं देखते? सु यूमो ने फिर भी शांत मुस्कान के साथ कहा, जैसे कि यह उसका नहीं बल्कि जी मिंगजियाओ का व्यवसाय था। थोड़ी देर के लिए जी मिंगजियाओ ने यूसाई कहा, क्योंकि यूमो सही था। यदि वह ईश्वर में सभी लोगों को देखती और उनमें से किसी एक से शादी करना चाहती, तो उसे यूमो के साथ किंगडई प्रांत में आने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए कड़ी मेहनत की थी और सम्राट में एक युवा महिला के रूप में जीवन बिताया था। फिर उसने अच्छे परिवार को चुनने में अपने परिवार की मदद का इंतजार किया। तो फिर आप हुआन फैंग को नहीं चुन सकते? जी मिंगजियाओ ने असहाय होकर कहा। मुझे लगता है वो बहुत अच्छा है, सु यूमो ने कहा। जी मिंगजियाओ को नहीं पता था कि क्या कहना है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या कहा। यूमो की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। उसने सोचा कि हुआन फैंग अच्छा था। हालांकि मुझे सच में लगता है कि हुआन फैंग एक दुष्ट व्यक्ति है। जब वो उनसे पहली बार मिले तो उन्होंने खुद को डांटना शुरू कर दिया। उसने कई बार स्टेडियम में होटल के टॉयलेट के गेट पर अपना फायदा उठाना चाहा या बड़ी चतुराई से चकमा दे दिया। वो पहले ही सफल हो चुका था। तो ऐसा व्यक्ति आदर्श बहन यूमो का हकदार कैसे हो सकता है? दुर्भाग्य से, चाहे जी मिंगजियाओ कितनी भी चिंतित क्यों न हो, सु यूमो की नजर दृढ़ है। जी मिंगजियाओ जानती है कि बहन यूमो का स्वभाव अच्छा है और वो बातचीत करने में अच्छी है। वो अन्य लोगों की राय भी सुन सकती है। हालांकि वो ये भी जानती है कि एक बार जब वो किसी चीज की पहचान कर लेती है, तो उसके लिए अपना मन बदलना मुश्किल होता है। कम से कम वो ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए कुछ अनिच्छा के साथ जी मिंगजियाओ, जो सुयूमो के कार्यालय से बाहर थी क्योंकि वो इसके लायक नहीं थी, सीधे हुआन फैंग के कार्यालय में आई। वो इतना आक्रामक था कि उसने भाई वान को चौंका दिया, जो कार्यालय में हुआन फैंग के साथ बात कर रहा था। फिर वो हुआन फैंग और जी मिंगजियाओ को अकेला छोड़कर जल्दी से चला गया। यदि आपके पास कोई आत्मज्ञान है, तो आपको तुरंत यूमो छोड़ देना चाहिए। ये देखते हुए कि कार्यालय में कोई अन्य बाधाएं नहीं है, जी मिंगजियाओ ने बिना किसी गोल मटोल के सीधे सीधे ठंडे चेहरे के साथ हुआन फैंग से कहा। आपका क्या मतलब है? हुआन फैंग ने भौहें चढ़ा दी। ये देखकर वह अचानक अपने कार्यालय में चला गया और एक आदेश के साथ खुद से कहा, भ्रमित होने का नाटक मत करो। तुमने जरूर कुछ चालें खेली होंगी और बहन यूमो को मोहित किया होगा, अन्यथा वो तुम्हारी ओर नहीं देखेगी। उसे तुरंत छोड़ दो और भविष्य में उसे परेशान मत करो। जी मिंगजियाओ ने कहा कि वह अपनी अच्छी बहन को नहीं देखना चाहती थी। उसे भेड़िए ने धोखा दिया था और अंत में उसे आंसुओं पर पछतावा हुआ। यूमो एक वयस्क है, उसकी अपनी सोचने की क्षमता है और अपना व्यवसाय उसे ही तय करना चाहिए। इसके अलावा क्या आपको लगता है कि जो कोई इतना चतुर है वो उसे धोखा दे सकता है? हुआन फैंग ने जी मिंगजियाओ की ओर देखा और कहा। इस बार वो जी मिंगजियाओ से नाराज नहीं थे, क्योंकि जी मिंगजियाओ सुयूमो के लिए अपनी शुरुआत कर रही थी। हालांकि हुआन फैंग के विचार में यह अनावश्यक था, लेकिन उसका शुरुआती बिंदु आखिरकार अच्छा था और हुआन फैंग ने उसे दोष नहीं दिया। हुआन फैंग के शब्दों ने जी मिंगजियाओ को चौंका दिया है। हाँ, यूमो जैसा स्मार्ट व्यक्ति खुद से कहीं ज्यादा स्मार्ट है। ये बदबूदार आदमी उसे कैसे धोखा दे सकते हैं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी तुम बहन यूमो के बॉयफ्रेंड नहीं हो सकते। जी मिंगजियाओ को कोई कारण नहीं मिल सका, इसलिए उसे शब्दों को मजबूर करना पड़ा। क्यों, क्या आपको लगता है कि मैं भाषण के झाग के लायक नहीं हूँ? हुआन फैंग ने पूछा। है ना? क्या आपको लगता है कि आप यूमो के योग्य हैं? जी मिंगजियाओ ने कहा। आप किस तरह के व्यक्ति को भाषण के झाग के योग्य मानते हैं? किस तरह का परिवार? अमीर? मुझे नहीं लगता कि उस तरह का व्यक्ति भाषा के झाग को देख सकता है। हुआन फैंग ने कहा कि वो स्पष्ट रूप से सु यूमो को जानते थे और जानते थे वो इतनी व्यर्थ व्यक्ति नहीं थी, इसलिए वो बाहरी भौतिक स्थितियों को महत्व नहीं देती थी और उसके स्वयं के कौशल में इसकी कमी नहीं थी। बेशक हुआन फैंग को यकीन है कि अगर उसे 1 या 2 साल की भौतिक शर्तें दी गई तो वो उन तथाकथित परिवार के सदस्यों से ज्यादा बुरा नहीं होगा।
यह आपके जैसा नहीं है। जी मिंगजियाओ ने कहा कि सुयुमो की अच्छी दोस्त और सबसे अच्छी दोस्त के रूप में वो ये भी जानती थी कि सुयुमो उस तरह का घमंड पसंद करने वाला व्यक्ति नहीं था, इसलिए वो सिर्फ अमीर नहीं थी और उसके योग्य हो सकती थी। मैं कहाँ हूँ, मुझे लियू शियाहुई होना चाहिए। मेरे पास पहले भी तुम्हें रंगने का मौका था, लेकिन मैंने नहीं किया, है ना? हुआन फैंग ने जी मिंगजियाओ की ओर देखा और कहा, इसके अलावा ये यूमो का अपना व्यवसाय है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, उसके दृष्टिकोण पर विश्वास करें। इसके अलावा आपको खुद से प्यार नहीं करना चाहिए था। आपके पास इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है, आप यूमो को निर्णय लेने में कैसे मदद कर सकते हैं? तुम्हें प्यार नहीं हुआ है? जी मिंगजियाओ का चेहरा हुआन फैंग की वजह से लाल हो गया था, क्योंकि वो कभी प्यार में नहीं पड़ी थी और उसे इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं था। वैसे भी मुझे कोई परवाह नहीं है, तुम्हें यूमो छोड़ना होगा, अन्यथा मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जी मिंगजियाओ ने अंततः हुआंग फैंग को धमकी दी। उसके बाद उसने हुआंग फैंग का कार्यालय छोड़ दिया। उसने पाया कि वो जल्दी में थी, जो उसका अपना काम नहीं था, लेकिन वो उन दोनों की तुलना में अधिक चिंतित थी। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि उसकी जल्दबाजी का कोई असर नहीं हुआ। बहन यूमो ने उसकी सलाह नहीं मानी और हुआंग फैंग उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। उसकी कोशिशों का कोई असर नहीं हुआ। अगर मुझे पता होता तो मैं उस परेशान करने वाले आदमी को पहले ही निकाल देता। ऐसी कोई बात नहीं होती। जी मिंगजियाओ ने अफसोस के साथ सोचा, लेकिन अब उसके लिए हुआंग फैंग से छुटकारा पाना असंभव है। यूमो उससे सहमत नहीं होगा। वो इस मामले में यूमो से झगड़ा करने को तैयार नहीं है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 528 भोजन करना। वैसे टेन फॉक्स इस तरह के काम में अच्छी है, उससे पूछे कि वो क्या सोचती है। जी मिंगजियाओ ने अचानक खुद से कहा। पुरुषों और महिलाओं की भावनाओं के मुद्दे पर टेंग मिक्स्यू स्पष्ट रूप से जी मिंगजियाओ की तुलना में अधिक अनुभवी है। जब वो राजधानी में थी तो उसके आसपास अक्सर बहुत सारे पुरुष होते थे। मुख्य बात यह है कि वो आसानी से खेलने में सक्षम थी, न केवल उन पुरुषों को घुमाने के लिए, बल्कि खुद को फायदा उठाने से बचाने के लिए भी, जो बहुत शक्तिशाली है। लेकिन जब जी मिंगजियाओ ने उम्मीद से तांग मिक्सू को फोन किया तो तांग मिक्सू ने उत्तर दिया। क्या वे आखिरकार प्रबुद्ध हो गए? इतनी सरल बात का इतने लंबे समय तक विलंबित होना बहुत जरूरी है। हेलो टैंग मिक्स्यू, आपका क्या मतलब है? जी मिंगजियाओ थोड़ा असंतुष्ट है। टैंग मुक्यू को यह खबर सुनकर उतनी हैरानी नहीं होनी चाहिए जितनी उसे होती है। फिर वो कहती है कि बहन यूमो की आंखों पर पट्टी बंधी है और वो हुआंग फैंग को चुनती है। हालांकि टैंग मुक्यू की प्रतिक्रिया उसकी कल्पना से भिन्न है। आपका क्या मतलब है? टैंग मुक्यू ने कहा, उन दोनों के साथ यह एक ही बात है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? यह क्या है? जी मिंगजियाओ ने कहा, कहने का मतलब है बहन यूमो को हुआंग फैंग पसंद है, लेकिन वो बहुत सुंदर और उत्कृष्ट है। क्या यह सामान्य नहीं है कि हुआंग फैंग उसे पसंद करती है? तांग मुक्यू ने कहा। अगली बार जब आश्चर्यचकित होने की बारी जी मिंगजियाओ की आई तो उसने कहा, बहन यूमो, मुझे उस हुआंग फैंग के लिए अच्छा एहसास है। हाँ, टैंग मुक्यू ने कहा कि हालांकि वो पहले यूमो के लिए रहस्य रखना चाहती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यूमो और हुआंग फैंग के मामलों को सार्वजनिक कर दिया गया है, इसलिए उसे गुप्त रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं क्यों नहीं जानता? जी मिंगजियाओ ने पागलपन से कहा कि वो लंबे समय से यूमो के साथ थी, लेकिन तांग मिक्स्यू लंबे समय तक यहाँ नहीं आई। इसके अलावा वो हमेशा बाहर रहती थी। वो सब कुछ जानती थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं जानती थी। वो कैसे कर सकती थी? इसका मतलब केवल यह है कि आप धीमे हैं। जो महिला प्यार में नहीं पड़ी है वो वास्तव में प्यारी है। उसके पास ये दृष्टि भी नहीं है। मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप इसके बारे में चिंता न करें। सिस्टर यूमो आपसे और मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। मुझे यकीन है कि वो गलत को नहीं चुनेगी। टैंग मिक्स्यू ने कहा कि हालांकि उसने यह नहीं देखा कि हुआंग फैंग के पास बहुत सारी उत्कृष्ट जगहें थी, फिर भी वो सु यूमो के दृष्टिकोण पर विश्वास करती थी। इसके अलावा आखिरकार यह सु यूमो का अपना व्यवसाय था। चाहे उनका उद्देश्य कुछ भी हो, वे उसे नापसंद करेंगे। एक बार फिर उसे बताया गया कि उसे कोई प्रेम अनुभव नहीं था और जी मिंगजियाओ और भी अधिक क्रोधित थी। हालांकि तांग मिक्स्यू का अनुभव वास्तव में उससे अधिक समृद्ध था और उसका खंडन करना आसान नहीं था। तो आइए यूमो को उस आदमी द्वारा धोखा देते हुए देखें। आप जानते हैं, हुआन फैंग वास्तव में बहन यूमो के लिए उपयुक्त नहीं है। इस तरह की चीज से प्यार है केवल पार्टी ही जान सकती है, अंत में उपयुक्त नहीं है। हम इन बाहरी लोगों को बेकार कहते हैं। इसके अलावा भाषा में बड़ी बहन भी जीत गई। धोखा खाओगे, तांग मिक्स्यू ने कहा। टैंग मुक्यू के फोन को लटकाने के बाद हालांकि जी मिंगजियाओ अभी भी थोड़ा अनिच्छुक है। वो नहीं जानती कि क्या करना है। अब वो यूमो को मनाने की कोशिश करती है, जिसका कोई असर नहीं होता दिख रहा है। ऐसा लगता है कि मैं केवल सामान्य समय में ही थोड़ा रक्षात्मक हो सकता हूँ, अन्यथा वो व्यक्ति यूमो बहन का फायदा उठाएगा। जी मिंगजियाओ ने सोचा। जी मिंगजियाओ की सलाह ने हुआंग फैंग के मूड को प्रभावित नहीं किया। उनकी राय में जब तक ये सु यूमो की क्षमता का विचार नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वो अभी भी कुछ बेचैनी और घबराहट के साथ ऑफ ड्यूटी समय के आने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ तक कि अपने अति उत्साहित मूड के कारण हुआंग फैंग ने दोपहर में अभ्यास नहीं किया। बेशक सु यूमो की स्थिति हुआंग फैंग से ज्यादा बेहतर नहीं है। शुरुआत में वो हमेशा की तरह सामान्य रूप से काम करने में सक्षम थी। हालांकि काम के समय के साथ वो और भी करीब आती जा रही थी और उसका मन और अधिक अस्थिर होता जा रहा था। समय समय पर उसे समय देखने की जरूरत पड़ती थी। अंततः समय दो लोगों की अपेक्षा में है। आखिरकार काम पर जाने का समय आ गया। जिस समय हुआन फैंग आता है वो तुरंत स्टूल से कूद जाता है और फिर सीधे सु यूमो के कार्यालय में चला जाता है। इस समय सु यूमो ने अपना सामान पैक कर लिया है। जैसे ही वो उठने के लिए तैयार हुआ, उसने हुआन फैंग को तेजी से भागते हुए देखा। वो हुआन फैंग की चिंतित और घबराई हुई उपस्थिति देखता है। सु यूमो अभी भी घबराए हुए मूड में है, लेकिन वो तुरंत शांत हो जाता है। आप जल्दी में हैं, ये काम के ठीक बाद का समय है और आप यहाँ हैं। सु यूमो हुआन फैंग के पास जाती है और कहती है, अरे मुझे डर है कि तुम जल्दी में हो। हुआन फैंग ये कहने में थोड़ा शर्मिंदा है। वो ये भी जानते हैं कि उनका प्रदर्शन बहुत स्पष्ट है।
अगर मेंगजियाओ आपको काम से इस तरह फंसते हुए देखेगी तो वह आपसे फिर कहेगी, सु यूमो ने कहा, लेकिन वह जानती थी कि जी मेंगजियाओ हमेशा हुआंग फैंग से मिलने का मौका ढूंढना पसंद करती थी। मैंने समय से पहले काम नहीं छोड़ा, तो उसने ऐसा क्यों कहा? हुआंग फैंग ने कहा, हालांकि वो आपकी बहुत परवाह करती है। दोपहर में वो अभी भी मुझसे आपको छोड़ने के लिए कहती है। हम दोनों बचपन से करीबी दोस्त हैं और हमारा रिश्ता स्वाभाविक रूप से अच्छा है। सु यूमो को हुआंग फैंग के शब्दों पर आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वो जानती है कि जी मेंगजियाओ वास्तव में उसकी परवाह करती है और जी मेंगजियाओ को हुआंग फैंग पसंद नहीं है। इसलिए हुआंग फैंग को खुद को छोड़ने के लिए राजी करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक है, तो इस बार मेरे वयस्क के पास बड़ी संख्या में लोग हैं जो उससे नाराज नहीं है, हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छी बात है, सु ने कहा कि चूंकि वो उन दोनों के बीच फंसी हुई थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि हुआंग फैंग और जी मेंगजियाओ के बीच कोई टकराव हो। चलो, शाम को क्या खाओगे? हुआंग फैंग ने कहा। यह आप पर निर्भर है, आपने मुझे रात के खाने पर आमंत्रित किया। बेशक, मेहमान भगवान का अनुसरण करेंगे, सु यूमो ने कहा। हालांकि उन रेस्तरां में व्यंजन उतने अच्छे नहीं लगते जितने आपने बनाए हैं। हुआंग फैंग की शिल्प कौशल, सु यूमो ने इसका स्वाद चखा है, इसलिए यह जानना स्वाभाविक है कि उनकी शिल्प कौशल बहुत अच्छी है। हुआंग फैंग ने सोचा कि सु यूमो उसके स्थान पर जाना चाहता था और उसने जो बनाया था उसे खाना चाहता था। अगर हुआंग फैंग की पहले कोई राय नहीं थी, लेकिन अब उनकी जगह एक और महिला है। हालांकि वो और यह महिला केवल श्रेष्ठ और अधीनस्थ के बीच का रिश्ता है। अगर सु यूमो को पता होता कि वो और अन्य महिलाएं एक साथ रहती हैं, तो उनकी रक्षा करना मुश्किल होगा। वो ज्यादा नहीं सोचेंगी। आज पहली बार है कि मैंने आपसे औपचारिक रूप से रात के खाने के लिए पूछा है। चलो बाहर रेस्तरां में खाना खाने चलते हैं। जब मौका मिलेगा मैं आपके लिए इसे बनाऊंगा, हुआंग फैंग ने जल्दी से सु यूमो से कहा। ठीक है, सु यूमो ने हुआंग फैंग की बातों पर कोई आपत्ति नहीं जताई। हुआंग फैंग को भी राहत मिली है। हालांकि जब वो और सु यूमो कार्यालय से निकले तो उनके कानों में एक परिचित आवाज सुनाई दी। बहन यूमो, तुम कहाँ जा रही हो? बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 529 अब क्रोध नहीं। इस परिचित आवाज को सुनकर हुआंग फैंग को अचानक अपने सिर में कुछ दर्द और चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान महसूस हुई। सु यूमो ने हुआंग फैंग के हाव भाव को देखा। पहले तो उसे सांत्वना देते हुए मुस्कुराया, फिर पीछे मुड़कर कहा, काम देखने के लिए बाहर जाओ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है। जी मेंगजियाओ आती है और सीधे सु यूमो की बांह पकड़ लेती है। फिर वो हुआंग फैंग को गर्व से देखती है। वो बहुत खुश लग रही है कि वो हुआंग फैंग को नष्ट कर सकती है। इस बार सु यूमो फूट फूट कर मुस्कुराई। उसने हुआंग फैंग की ओर थोड़ा क्षमा प्रार्थी दृष्टि से देखा। हुआंग फैंग के पास अपना सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो ये 2 लोगों के लिए एक गर्म रात्रिभोज था, जो 3 लोगों के लिए एक पार्टी में बदल गया। इसके अलावा ये जानने के बाद कि यह हुआंग फैंग का व्यवहार है, जी मेंगजियाओ का यह मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल भी विनम्र है। वो महंगा खाना सीधे उठा लेंगी। यदि सु यूमो उसे नहीं रोकती है तो वो उस रेस्तरां के सभी व्यंजन ऑर्डर कर सकती है। फिर भी उसे अभी भी कुछ कहना है। मिस जी मेंगजियाओ, क्या आपने इतने सारे व्यंजनों का ऑर्डर पूरा कर लिया है? हुआंग फैंग ने वेटर को जाते हुए देखा और जी मेंगजियाओ से कहा, जो अभी भी जाना चाहता था। अगर आप इतने सारे व्यंजन ऑर्डर करते हैं तो क्या आपको कोई आपत्ति है? जी मेंगजियाओ ने कहा। मुझे अपने बटुए के लिए खेद नहीं है, मुझे आपके पेट के लिए खेद है। अगर मैं इसे फोड़ दूं तो मैं क्या कर सकता हूँ? हुआंग फैंग ने कहा और एक दूसरे के पेट की ओर देखा। बहन यूमो, आप देखिए, वो न केवल मुझे धमकाता है बल्कि दूसरों की नजरों का फायदा भी उठाता है। हुआंग फैंग का आकार बता सकते हैं, जी मेंगजियाओ स्वाभाविक रूप से इसे जाने नहीं देंगे। कौन तुम्हें खाना नहीं खिला सकता और इतने सारे व्यंजन ऑर्डर नहीं कर सकता? सु यूमो ने कहा। बहन यूमो, आप भी मेरी मदद नहीं करती, जी मेंगजियाओ ने कुछ असंतुष्ट डू माउथ से कहा। सु यूमो बस हंसती है और कुछ नहीं कहती। ये पता चला है कि जी मेंगजियाओ बहुत अधिक नहीं खाता है। उसने एक बड़ी मेज पर हर व्यंजन का स्वाद चखा है, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं खाया है। अंत में उनमें से अधिकांश हुआंग फैंग के पेट में चले जाते हैं। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के बाद से हुआंग फैंग का भोजन बहुत बढ़ गया है। सामान्यतया जो लोग मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं वे बहुत अधिक खाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे आमतौर पर बहुत अधिक उपभोग करते हैं। इसलिए वाई जियाओरो की भूख कम नहीं है, लेकिन उसका फिगर थोड़ा मोटा नहीं है, क्योंकि वो जो चीजें खाती है वो पच जाती है और उसके फिगर को बदलने के लिए ज्यादा अतिरिक्त ऊर्जा नहीं होती है। हालांकि ये स्पष्ट है कि जी मेंगजियाओ को यह नहीं पता है। हुआंग फैंग ने पहले कहा था कि वो अब अपनी क्षमता से अधिक खा सकती है। स्वाभाविक रूप से वो हुआंग फैंग को मारने का मौका नहीं चूकेगी। इसलिए खाने के बाद हुआंग फैंग का एक और मानद उपनाम है, चावल बैरल। उसके बाद हुआंग फैंग सु यूमो के साथ एक फिल्म देखने जा रहे थे, लेकिन अब ऐसा 1000 वॉट का लाइट बल्ब है। जाहिर है इस योजना को बदला ही जा सकता है। आखिरकार हुआंग फैंग को सु यूमो और जी मेंगजियाओ को पहले ही घर भेजना पड़ा। हुआंग फैंग, बहुत देर हो चुकी है, क्या तुम ऊपर जाकर बैठना नहीं चाहते? जी मेंगजियाओ और सु यूमो के नीचे के निवास में जी मेंगजियाओ हुआंग फैंग को सावधानी से देखती है और कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बूढ़े आदमी के आराम में खलल नहीं डालूंगा। हुआंग फैंग ने बुरे स्वर में कहा, जिसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सु यूमो के साथ यह उनकी पहली आधिकारिक डेट थी। हालांकि इस गलदार प्रकाश बल्ब के कारण अंततः सभी योजनाएं बाधित हो गई। अगर हुआंग फैंग का मूड अच्छा है तो यह अजीब है। हुआंग फैंग का मूड खराब है। स्वाभाविक रूप से जी मेंगजियाओ अच्छे मूड में है। वो आज रात अपने प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट है, इसलिए वो हुआंग फैंग के शब्दों की विडंबना की जांच नहीं करेगी। यूमो, पहले ऊपर जाओ, मैं हुआंग फैंग से बात करूंगा और तुरंत ऊपर जाऊंगा। इस समय सु यूमो ने जी मेंगजियाओ से कहा। उससे क्या कहना? जी मेंगजियाओ बड़बड़ाए, लेकिन जब उसने सु यूमो की अभिव्यक्ति देखी तब भी वो समझदारी से एक कदम ऊपर चली गई। आज शाम उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। अब वो उनके आवाज के नीचे है। भले ही हुआंग फैंग के मन में कोई बुरे विचार हो, इसे हासिल करने का कोई रास्ता नहीं है।
तो जी मेंगजियाओ ने कहा, मैं पहले ऊपर जाऊंगी और तुम पहले ऊपर आओगे। मुझे खेद है, इस शाम के लिए मेंगजियाओ को दोष मत दो, कभी कभी उसका स्वभाव थोड़ा बचकाना होता है। ये देखकर कि जी मेंगजियाओ वास्तव में पहले चला गया, सु यूमो ने हुआन फैंग से माफी मांगते हुए कहा। सु यूमो के दिल में स्वाभाविक रूप से कुछ पछतावे भी हैं। इस शाम को वह भी काफी महत्व देती है। आखिरकार विपरीत लिंग के साथ यह उसकी पहली औपचारिक डेट है, लेकिन आखिरकार जी मेंगजियाओ ने इसमें खलल डाल दिया। स्वाभाविक है, उसे भी दुख होगा। हालांकि क्योंकि दूसरी पार्टी जी मेंगजियाओ है, वो कुछ भी कहने में अच्छी नहीं है, क्योंकि वो जी मेंगजियाओ को बहुत अच्छी तरह से जानती है और जानती है कि दूसरी पार्टी के पास कोई बुरे विचार नहीं है। यह उसकी भलाई के लिए है कि वो ऐसा करती है। आपने ऐसा कहा, मैं उससे नाराज कैसे हो सकता हूँ, हुआन फैंग ने कहा। सचमुच गुस्सा। सु यूमो हुआन फैंग की बातें सुनता है और जानता है कि उसका दिल नर्म नहीं है, तो वो हुआन फैंग के चेहरे के पास जाती है और अपना हाथ बढ़ाती है। वो थोड़ा झिझकती है, लेकिन अंत में वो हुआन फैंग का हाथ पकड़ती है और कहती है, भविष्य में समय होगा, इतना कम समय बिताने की कोई जरूरत नहीं है। हुआन फैंग पहले तो परेशान थे, लेकिन जब सु यूमो ने उनका हाथ पकड़ने की पहल की तो वे सभी गायब हो गए और उनका दिल उत्साह से भर गया। हुआन फैंग भी मूर्ख नहीं है, वो तुरंत ग्राहकों से दूर हो जाता है और सु यूमो का हाथ पकड़ लेता है। सु यूमो मना नहीं करती, उसे चिकनाई और मुलायम एहसास होता है। हुआन फैंग के दिल की सारी उदासी गायब हो गई। हुआन फैंग के चेहरे पर मुस्कान देखकर सु यूमो ने कहा, क्या आप संतुष्ट हैं, नाराज नहीं है? संतुष्ट, हे। हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, वो करीब आना चाहता था, उदाहरण के लिए चुंबन करना, लेकिन आखिरकार दोनों ने आज ही डेटिंग शुरू की। अगर हुआन फैंग ने इसके लिए कहा तो सु यूमो को लगेगा कि वो बहुत ज्यादा झगड़ालू और अड़ियल है, लेकिन ये बुरा होगा। सु यूमो ने अपना कोमल हाथ छोड़ने से पहले हुआन फैंग को इसे लंबे समय तक पकड़े रहने दिया। हुआन फैंग ने इसे पकड़ने की भावना का आनंद लिया। सु यूमो ऐसी नहीं थी, हालांकि वो जानती थी कि आखिरकार वो अपने ही आवास में नीचे थी और अधिक समय तक नहीं रह सकती थी। ठीक है, क्योंकि मैं नाराज नहीं हूँ, मैं जल्दी वापस जाऊंगा और रास्ते में सुरक्षा पर ध्यान दूंगा, सु यूमो ने कहा। ठीक है, तुम्हें पहले भी आराम करना चाहिए। हुआन फैंग ने उलझना जारी नहीं रखा, हालांकि उसका दिल सु यूमो के साथ भाग लेने के लिए बहुत अनिच्छुक है, लेकिन बहुत कुछ वो अभी भी जानता है। वैसे क्या आपके पास सप्ताहांत पर समय है? चलो बाहर चलते हैं और खेलते हैं। हम इस बार उस बल्ब को अपने साथ नहीं ले जा सकते, हुआन फैंग ने अचानक सु यूमो से कहा। 530 शिकायत की महिला, ठीक है, फिर मैं उससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता ढूंढूंगा, सु यूमो ने कहा। हालांकि सु यूमो अपनी परेशानी के लिए जी मेंगजियाओ से नाराज नहीं हुई, लेकिन वो स्पष्ट रूप से हुआन फैंग के साथ डेट नहीं करना चाहती थी। उसके पास हमेशा अधिक लोग होते थे, भले ही यह व्यक्ति उसका सबसे अच्छा दोस्त था, फिर भी यह असहज था। ठीक है, मैं आपकी खबर का इंतजार करूंगा, हुआन फैंग ने खुशी से कहा। जब तक उन्होंने सु यूमो का निवास नहीं छोड़ा, तब तक हुआन फैंग का दिल अभी भी उत्तेजना की स्थिति में था, यहाँ तक कि एक ट्रांस में भी। तो क्या उन्होंने सु यूमो को डेट किया? ऐसा लगता है कि उनके पास कोई मनोवैज्ञानिक तैयारी नहीं है, जैसे अचानक वे पास आ रहे हों। हालांकि हुआन फैंग अपने दिल में अधिक खुश है। जब वो सु यूमो जैसी आदर्श महिला को डेट कर सकता है, तो हुआन फैंग कैसे असंतुष्ट हो सकता है? उसे बस यह एहसास है कि खुशी बहुत जल्दी आती है, बवंडर की तरह। इसके अलावा सु यूमो ने अंत में जाने से पहले हुआन फैंग का हाथ पकड़ने की पहल की, जिससे हुआन फैंग और अधिक उत्साहित हो गए, क्योंकि इन छोटी छोटी हरकतों से हुआन फैंग देख सकते थे कि सु यूमो के मन में भी उनके लिए अच्छी भावना होनी चाहिए, जो बहुत बढ़ गई हुआन फैंग का आत्मविश्वास। हुआन फैंग, तुम्हें और अधिक मेहनत करने की जरूरत है, हुआन फैंग एयरवे स्वयं। हालांकि सु यूमो ने कभी भी अपनी पहचान नहीं बताई है, हुआन फैंग भी कुछ सामान्य विवरणों से देख सकते हैं कि सु यूमो की उत्पत्ति निश्चित रूप से सरल नहीं है, कम से कम उससे बहुत बेहतर है। हालांकि सु यूमो एक घमंडी व्यक्ति नहीं है, हुआन फैंग इस वजह से कड़ी मेहनत करने से खुद को नहीं रोक सकता। इसके अलावा हुआन फैंग उस समय सु यूमो के घर जाएगा, और वो वास्तव में एक सुरक्षा गार्ड के रूप में अपनी पहचान पर भरोसा नहीं कर सकता है ना? इसके अलावा ये सुरक्षा गार्ड सु यूमो का स्टाफ है। भले ही सु यूमो को परवाह न हो, ये सुनिश्चित करना कठिन है कि उसके परिवार को परवाह न हो। इसलिए हुआन फैंग में पहले से कहीं अधिक जिम्मेदारी और तात्कालिकता की भावना है। हुआन फैंग चाहता है कि सु यूमो भविष्य में अपने दोस्तों और अपने परिवार को अपना परिचय दे। उसकी पहचान के कारण उसके दोस्त और उसका परिवार उसे नीची नजर से नहीं देखेंगे। इसलिए भले ही हुआन फैंग हर दिन सु यूमो को देखना चाहता हो, वो अपना खुद का व्यवसाय करने के लिए कल छुट्टी मांगने जाएगा। क्या आप अंततः वापस आने को तैयार हैं? जब हुआन फैंग अपने निवास पर लौटे तो बाई जियाओरो की बड़बड़ाती आवाज आई। हुआन फैंग को अंधेरे में बहुत बुरा समय बिताना पड़ा। वो इतना उत्साहित था कि बाई जियाओरो को यह बताना भूल गया कि वो आज रात के खाने के लिए वापस नहीं आएगा। हुआन फैंग ने साफ रसोई को देखा और जान लिया कि महिला ने दोबारा खाना नहीं खाया है। बाई जियाओरो वास्तव में परेशान है। मूल रूप से कल की घटनाओं के कारण उसने सोचा कि हुआन फैंग कम से कम थोड़ा दोषी था। अगले दिनों में उसे अपना प्रदर्शन दिखाना चाहिए और जो वो चाहता है उसे कहे बिना उदारता के लिए प्रयास करना चाहिए। ये पता चला कि हुआन फैंग आज रात के खाने के लिए वापस नहीं आया और उसे अपने लिए खाना पकाने का कोई विचार नहीं था। इसके अलावा उसने फोन भी नहीं किया, इसलिए उसने खुद को इंतजार करने दिया। मैं अभी खाना बनाऊंगा। बाई जियाओरो की कड़वी आंखों में हुआन फैंग जल्दी से रसोई में चला गया। अब वो जानता है कि अगर यह औरत खाना बनाने वापस नहीं आएगी तो वो खाना भी नहीं निकालेगी। कल रात हुआन फैंग ने कहा कि वो अच्छा प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। परिणाम स्वरूप ये पहला दिन था। यह अनुमान लगाया गया है कि बाई जियाओरो का दिल उसके लिए अधिक खुला है। क्या अस्पताल से कोई खबर है? बाई जियाओरो की ठंडी आंखों से बचने के लिए हुआन फैंग ने विषय को बंद करने की पहल की, और यह मामला वास्तव में वो है जिसे वो बहुत महत्व देता है। बाई जियाओरो ने हुआन फैंग की ओर देखा और विषय बदलने के लिए उसे दोषी ठहराया। हालांकि उसने कहा, हमें अस्पताल के वीडियो से पता चला कि सफेद गाउन और मास्क पहने एक आदमी था जो कल रात रेजिमेंट के वार्ड में गया था।
रेजिमेंट की सुरक्षा कर रहे पुलिस ने सोचा कि दूसरा पक्ष था मेडिकल छात्र और रेजिमेंट के जाने के तुरंत बाद उनसे विस्तार से पूछताछ नहीं की गई। उन्होंने पाया कि रेजिमेंट लीडर की मृत्यु हो गई। पुलिस की जागरूकता बहुत कम है। हुआन फैंग ने भौहें चढ़ाकर कहा कि कुछ लोगों ने डॉक्टर होने का नाटक किया, लेकिन उन्हें पता नहीं चला। इस सतर्कता को वास्तव में सुधारने की आवश्यकता है। ये वास्तव में उनकी कर्तव्यहीनता है। मैंने इसके लिए निर्देशक वांग से पूछताछ की है, वाई जियाओरो ने कहा। ऐसा अनुमान है कि निर्देशक वांग ने सोचा भी नहीं था कि कोई उन्हें मारने आएगा, इसलिए उसने ये गलती की। हुआन फैंग अभी भी सचिव क्यू की वंशावली, निदेशक वांग की वंशावली में विश्वास करते हैं। इस तरह सुराग खत्म होता है? हुआन फैंग ने पूछा। अभी तक नहीं, वाई जियाओरो ने अपना सिर हिलाया और कहा, हम अपने आसपास की निगरानी और वहां से गुजरने वाले लोगों की जांच कर रहे हैं। हुआन फैंग ने सिर हिलाया। इस बार राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो स्पष्ट रूप से इसे आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। खाने के बाद वाई जियाओरो अभी भी पहले स्नान करने जाती है। हालांकि वाई जियाओरो जो कपड़े बदल रही है, थोड़ी देर के लिए शर्मा रही है। जब नहाने की बात आती है तो उसे ये सोचने का मौका मिलता है कि कल रात बाथरूम में क्या हुआ था, भले ही उसने बाद में हुआन फैंग को कैसे भी दंडित किया हो। हालांकि हुआन फैंग ने उसके शरीर को देखा, जो एक ऐसा तथ्य है जिसे अब बदला नहीं जा सकता। झांकना नहीं, अंदर आना तो दूर की बात है। वाई जियाओरो ने बाथरूम में प्रवेश करने से पहले हुआन फैंग से कहा, मैं जानता हूं, मुझे यकीन है कि मैं झांकूंगा नहीं। हुआन फैंग ने जल्दी से कहा, अंदर नहीं जाना है। वाई जियाओरो ने संतुष्टि के साथ बाथरूम में प्रवेश किया, जबकि हुआन फैंग ने राहत की सांस लेने के बाद अपने भंडारण बॉक्स को देखा। हालांकि भंडारण बॉक्स में अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई या उसे खोला नहीं जा सका। ऐसा लगता है कि अपग्रेड पूरा नहीं हुआ है, हुआन फैंग बुदबुदाया। यदि स्टोरेज बॉक्स को फिलहाल नहीं खोला जा सकता है तो हुआन फैंग को कुछ भी नया नहीं मिल पाएगा। हालांकि वर्तमान में उसके पास अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो कुछ समय तक उपयोग करने के लिए पर्याप्त है। क्योंकि 3 शैतान भाड़े के सैनिकों को बाई जियाओ ने ले लिया है, अब परिवार में केवल 2 लोग बचे हैं, हुआन फैंग और बाई जियाओ। हालांकि हुआन फैंग के सभी विचार सुयुमो पर है, लेकिन बाई जियाओ पर उनके कोई अन्य विचार नहीं है। सुयुमो के बारे में सोचते हुए हुआन फैंग ने जल्दी से अपना मोबाइल फोन उठाया और सुयुमो को एक टेक्स्ट संदेश भेजा। हालांकि उन्हें इस क्षेत्र में बहुत कम अनुभव था, लेकिन वे ये भी जानते थे कि प्यार या खोज की अवधि के दौरान फोन और टेक्स्ट संदेश अपरिहार्य थे। निश्चित रूप से हुआन फैंग का फोन आने के बाद सुयुमो ने शिकायत की और उसके जाने के बाद फोन किया। हालांकि हुआन फैंग अभी भी सुन सकता था कि उसकी आवाज में कोई छिपा हुआ आश्चर्य नहीं था। वे फोन पकड़ते हैं और विभिन्न विषयों पर बात करते हैं जो पौष्टिक नहीं है, लेकिन उन्हें तब तक बोरियत महसूस नहीं होती जब तक कि जी मिंगजियाओ फोन के दूसरे छोर पर सुयुमो को परेशान न कर दे और फोन काट न दे। इस समय हुआन फैंग ने पाया कि बाई जियाओरो पहले ही स्नान कर चुकी थी। 5 बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 531 निरीक्षण में आपका स्वागत है। समय अभी हुआन फैंग और सुयुमो के बीच बातचीत में है। ये जल्दी से चला गया, वो तेज है। हुआन फैंग को समय बीतने का एहसास नहीं हुआ। अगले दिन हुआन फैंग और सुयुमो ने छुट्टी मांगी। वे एक उपयुक्त कारखाना खोजने के लिए निकले। जी मिंगजियाओ को भी पता था कि हुआन फैंग ने इस बार छुट्टी मांगी थी। सामान्य समय में हुआन फैंग हमेशा हुआन फैंग को देखना पसंद करते थे। आज वो बहुत खुश थी। न केवल उसने हुआन फैंग के बारे में कुछ नहीं कहा, बल्कि हुआन फैंग से यह भी पूछा कि क्या एक दिन पर्याप्त है। यदि पर्याप्त नहीं है तो वो कुछ और दिन मांग सकती है। जी मिंगजियाओ का दिमाग हुआन फैंग स्वाभाविक रूप से जानता है। वो बस उसे सुयुमो के करीब नहीं देखना चाहती है और हुआन फैंग उससे बात नहीं करता है। हुआन फैंग इस बार वाइन बनाने के लिए एक फैक्ट्री की तलाश में है, लेकिन चीन में कई छोटी वाइनरी है। यहाँ तक कि क्योंकि प्रवेश सीमा बहुत कम है, कई निजी वाइनरी है, इसलिए हुआन फैंग के लिए ऐसी फैक्ट्री ढूंढना आसान है। बेशक फैक्ट्री खरीदना इतना आसान नहीं है। निर्णय लेने के लिए हुआन फैंग को कम से कम कुछ और कारखानों को देखने की जरूरत है। हालांकि इस बार वो गोलियां की मदद के बिना केवल खुद पर भरोसा कर सकता है। गति स्वाभाविक रूप से धीमी है। सुबह में हुआन फैंग को ली बिंग्यून का फोन आया और उसने उससे पूछा कि वो कहाँ है और क्या उसके पास बाहर जाने का समय है। हुआन फैंग के पास स्वाभाविक रूप से आज समय नहीं है। हालांकि क्योंकि उसने ली बिंग्यू से उसे अपने साथ ले जाने का वादा किया था, हुआन फैंग केवल कल का समय निर्धारित कर सकता है। दोपहर में हुआन फैंग को कुछ अप्रत्याशित कॉल मिली। हेलो सचिव क्यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हुआन फैंग ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछा। टोंग कियानजुंग के मामले के बाद से उनका संपर्क बहुत कम था। अप्रत्याशित रूप से सचिव क्यू ने आज उसे खोजने की पहल की। आप कहाँ हैं? यदि आपके पास समय है तो अपने कारखाने में आए, मैं जल्द ही वहां पहुंचूंगा, सचिव क्यू ने कहा। क्या आप जल्द ही मेरी फैक्ट्री आ रहे हैं? हुआन फैंग और भी अधिक आश्चर्यचकित था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सचिव क्यू उनके कारखाने में जाएंगे। ठीक है, मैं तुरंत जाऊंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सचिव क्यू किस कारण से कारखाने में गए थे, चूंकि कोई और गया था। बॉस हुआन फैंग स्वाभाविक रूप से उनके साथ जाना चाहते थे। इसके अलावा सचिव क्यू की पहचान अब उन्हें निर्धारित करती है। यदि वो ठीक है तो वो विशेष रूप से कभी भी अपने कारखाने में नहीं जाएगा। उसके बाद हुआन फैंग ने कारखाने की ओर भागते समय गोलियां को रिसेप्शन की व्यवस्था करने के लिए सूचित किया। चाहे कुछ भी हो, क्यू अब किंग प्रांत में दर्ज हो गया है, जो शीर्ष 5 में है। ऐसे व्यक्ति को जो उनके कारखाने में जा सकता है गंभीरता से लेना चाहिए। जब हुआन फैंग कारखाने में पहुंचे तो सचिव क्यू आ चुके थे। उनके साथ गोलियांग भी थे और उन्होंने कारखाने का दौरा किया। जब फैक्ट्री ने उत्पादन शुरू किया, सचिव क्यू पहुंचे। हालांकि उस समय की तुलना में कारखाने की स्थिति स्पष्ट रूप से बहुत बदल गई है। सचिव क्यू, आप यहाँ क्यों हैं? हुआन फैंग तेजी से आगे बढ़े और कहा। बेशक ये कुछ है। सचिव क्यू ने चेहरे पर मुस्कान के साथ हुआन फैंग की ओर देखा और कहा, हुआन फैंग, आइए मैं आपको आपसे मिलवाता हूँ। ये हमारे प्रांत के पर्यावरण स्वच्छता ब्यूरो के निदेशक हु बिंग है। सचिव क्यू ने अपने बगल में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर इशारा किया और कहा,
निर्देशक हूँ, मैंने अभी आपको यही बताया। इस कारखाने के बॉस हुआंग फेंग एक बहुत अच्छे युवा व्यक्ति हैं। हेलो निर्देशक हूँ, हमारे कारखाने का दौरा करने के लिए आपका स्वागत है। हुआंग फेंग ने जल्दी से दूसरे पक्ष को बताया कि उन्हें लगा कि सचिव क्यू के बगल के लोग उनके सभी दल थे। अप्रत्याशित रूप से इसमें पर्यावरण स्वच्छता ब्यूरो का एक निदेशक था। बॉस हुआंग नमस्ते। बॉस हुआंग इतना छोटा है कि उसका ऐसा करियर हो सकता है। वो वास्तव में युवा और होनहार है, निर्देशक हु ने मुस्कुराते हुए कहा। हुआंग फेंग को ये कहते हुए शर्मा रही है कि यह पहली बार है कि उन्हें युवा और होनहार कहा गया है, जिससे वो थोड़ा शर्मिंदा है। निर्देशक हु, इस बार आप सही है। सचिव क्यू ने शब्दों को संभाला और कहा, हालांकि हुआंग फेंग बुरे नहीं है, उन्होंने इस कारखाने को खरोंच से बनाया है। इसके अलावा यहाँ की मशीनें बहुत बिक चुकी हैं और प्राप्त प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है। क्या आपको परेशानी नहीं हो रही है हाल ही में कुछ बड़े उद्यमों की प्रदूषण समस्या के साथ? मैं आज आपको दिखाने के लिए यहाँ हूँ। शायद जियाओ हुआंग का कारखाना आपकी मदद कर सकता है। ओह खैर, मैं अच्छी तरह देख लूंगा। श्री हु ने कहा कि हालांकि वो महानिदेशक थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि सचिव क्यू के साथ उनकी तुलना करने का कोई तरीका नहीं था। जब उन्होंने सचिव क्यू से बात की तो वो भी सम्मानजनक दिखे। वास्तव में जब सचिव क्यू द्वारा निदेशक हु को यहाँ लाया गया तब भी वो भ्रमित थे। मुझे नहीं पता कि वो खुद को यहाँ किस लिए लाया था। हालांकि जब वो यहाँ पहुंचा और प्रबंधक को यहाँ के उत्पादों का परिचय देते सुना तो उसके दिमाग ने पहले ही अनुमान लगा लिया था। हालांकि उसने पहले सोचा था कि इसे सचिव क्यू के एक रिश्तेदार ने खोला था। सचिव क्यू खुद को दूसरे पक्ष की देखभाल करने देना चाहते थे। आखिरकार दूसरे पक्ष के उत्पाद उसके अधिकार क्षेत्र के दायरे से संबंधित हैं। निर्देशक हु ने यह भी सोचा कि जब तक ये चीजें बहुत खराब नहीं है तब तक उनकी देखभाल करने में कोई समस्या नहीं है। बेशक पैमाना बहुत बड़ा नहीं होगा। हालांकि अभी हुआंग फेंग और सचिव क्यू के बीच हुई बातचीत के माध्यम से उन्होंने पाया कि उन्होंने सचिव क्यू और यहाँ के बॉस के बीच संबंधों का गलत अनुमान लगाया होगा। ऐसा लगता है कि इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। हालांकि यदि सचिव क्यू उन्हें स्वयं ला सकते हैं तो ये स्पष्ट है कि संबंध सामान्य नहीं है। आप ठीक से देख ले, मैंने इस मामले में कोई झूठ नहीं बोला, सचिव क्यू ने कहा। उसके बाद हुआंग फेंग ने गो लियांग और मास्टर से निर्देशक हु को यात्रा जारी रखने और एक गंभीर परिचय देने में मदद करने के लिए कहा, जबकि हुआंग फेंग खुद सचिव क्यू को कार्यालय में ले गए। आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद सचिव क्यू। हुआंग फेंग ने सचिव क्यू के लिए एक गिलास पानी डाला और कृतज्ञतापूर्वक कहा, निश्चित रूप से वो जानते थे कि सचिव क्यू उनकी मदद करने के लिए निर्देशक हु को अपने साथ लाए थे। यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। मेरी बात सुनने के लिए बेहतर होगा कि आप मुझे अंकल क्यू और सेक्रेटरी क्यू कहें। सचिव क्यू ने हुआंग फेंग का कप संभाला और कहा, वास्तव में ऐसा हुआ। कल मैंने निदेशक हु को शिकायत करते हुए सुना कि कई बड़े उद्यम सीवेज उपचार में अच्छे नहीं हैं और कई उद्यमों के सीवेज उपचार उपकरण भी योग्य नहीं है। जो बनाता है वो बहुत गुस्से में था। मुझे ये पता चलने के बाद मैंने सोचा कि आपने इसे यहाँ बनाया है तो आज फिर उसे देखने के लिए ले जाएं। अंतिम परिणाम निर्देशक हु की राय पर निर्भर करता है। फिर भी धन्यवाद अंकल क्यू। हुआंग फेंग ने कहा कि वो जानते थे कि सचिव क्यू की सिफारिश के बिना निदेशक हु जैसे व्यक्ति से मिलना उनके लिए आसान नहीं होगा। हालांकि उन्हें अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है, लेकिन अवसर उनके पास आ गया है। 5 बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 532 गुण। लगभग 1 घंटे बाद निर्देशक हु गो लियांग के साथ भी कार्यालय आए। उनके हाव भाव से पता चल रहा है कि वो अच्छे मूड में हैं। उन्हें हुआंग फेंग कारखाने की सीवेज उपचार उपकरण से बहुत संतुष्ट होना चाहिए। हुआंग फेंग और सचिव क्यू गलत नहीं है। निर्देशक हु अब सचमुच अच्छे मूड में है। उसे आश्चर्य भी होता है। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें लगा कि यह घरों से जुड़ी फैक्ट्री है और इतनी बड़ी नहीं है। यह उसे बहुत आश्चर्यचकित कर सकता है। ये वास्तव में आश्चर्य की बात है क्योंकि निर्देशक हु ने मौके पर ही सीवेज उपचार उपकरण के उपचार प्रभाव को देखा, जो कि उन्होंने अतीत में जो देखा है उससे बेहतर है और दक्षता भी अधिक है। इसके अलावा सीवेज उपचार उपकरण आकार में छोटे और लागत में भी कम है। जब उन्होंने गो लियांग से उपकरण की कीमत के बारे में पूछा तो उन्हें बहुत अच्छा उत्तर मिला, संतुष्ट, क्योंकि वो कीमत अन्य समान उपकरणों की तुलना में कम है और उन उपकरणों की दक्षता और कार्य उतनी अच्छी नहीं है। निर्देशक हु, क्या आपने पढ़ना समाप्त कर लिया है? अगर कुछ अस्पष्ट है तो बस पूछें, हुआंग फेंग ने कहा। मैंने ये सब देखा है, मुझे कहना होगा। बॉस हुआंग, आपके उपकरण वास्तव में अच्छे हैं, हु ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद निर्देशक हु ने सचिव क्यू की ओर देखा और कहा, मेरे व्यवसाय के बारे में सोचने के लिए सचिव क्यू, धन्यवाद। इस बार इससे मुझे वास्तव में बहुत मदद मिली। हम सभी आशा करते हैं कि शहर बेहतर विकास कर सके और साथ ही पर्यावरण की रक्षा भी कर सके, है ना? सचिव क्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, निर्देशक हु सहमत हुए। उसके बाद सचिव क्यू किसी कारण से जाने के लिए तैयार थे और निर्देशक हु एक साथ जाने वाले थे। हालांकि जब वो चला गया तो उसने हुआंग फेंग से कहा कि वो कल आएगा। इस बार वो कुछ फैक्ट्री मालिकों के साथ अकेले आएंगे। दरअसल निर्देशक हु के सामने इन सभी मालिकों को बुलाना जरूरी नहीं है। हालांकि जब किन्गई प्रांत के एक नए उच्च पदस्थ अधिकारी सचिव क्यू की बात आती है तो यह वैसा नहीं है। हालांकि मुझे नहीं पता कि सचिव क्यू और हुआंग फेंग के बीच क्या संबंध है। सचिव क्यू वास्तव में हुआंग फेंग को बहुत महत्व देते हैं, जो गलत नहीं है। इसके साथ मेरा मानना है कि सभी बॉस चेहरा देंगे और यहाँ तक कि सचिव क्यू को भी अपने बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। जो लोग अच्छी तरह से जानकार हैं उन्हें पता होगा कि यह कैसे करना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पर्यावरण और स्वास्थ्य ब्यूरो के निदेशक व्यक्तिगत रूप से हमारे कारखाने में आएंगे। सचिव क्यू और निर्देशक हु को विदा करने के बाद गो लियांग ने कुछ भावुकता के साथ कहा, वो क्या है, हम भविष्य में और भी बड़े लोगों को देखेंगे। हुआंग फेंग ने कहा, आप सर्वश्रेष्ठ है। गो लियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उन्होंने हुआंग फेंग की बातों का खंडन नहीं किया। उन्होंने ये भी देखा कि जब तक कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होगी उनका कारखाना निश्चित रूप से विकसित और विस्तारित होगा। जब पैमाना बड़ा होगा तो जो लोग पहले नहीं चढ़ पाए उन्हें भी संपर्क करने का मौका मिलेगा। शाम को हुआंग फेंग ने गो लियांग के साथ रात्रिभोज नहीं किया क्योंकि घर पर एक महिला इंतजार कर रही थी।
उसने कल रात एक बार उसे कबूतर बना लिया था। यदि वो आज उसके लिए खाना बनाने वापस नहीं गई तो हो सकता है कि वो उसके परिवार को बर्बाद कर दे। निश्चित रूप से जब हुआंग फेंग समय पर घर पहुंची तो बाई जियाओरो ने अपने चेहरे पर एक संतुष्ट भाव दिखाया। अगर आज शाम हुआंग फेंग उसे फिर से भूल गया तो उसे हुआंग फेंग को थोड़ा सा दर्द देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सफलता मिली है। हुआंग फेंग जाहिर तौर पर अच्छे मूड में है, हालांकि सिर्फ इसलिए कि वहां कुछ गड़बड़ है, उसे कल वहां होना चाहिए। ऐसे में उन्हें दोबारा छुट्टी मांगनी पड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने ली बिंगयू के साथ कल खेलने के लिए बाहर जाने का वादा किया, जिसे केवल तोड़ा जा सकता है। इसके अलावा भंडारण बॉक्स अभी भी गतिहीन है, जिससे हुआंग फेंग चिंतित है। हुआंग फेंग ने पाया कि उसके पास करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की देखभाल करना चाहता था, एक वाइनरी स्थापित करना चाहता था और ली बिंगयू के साथ खेलने के लिए बाहर जाने का वादा किया था। इसके अलावा तियानलिन को उसके इलाज के लिए समय निकालना पड़ा। उनकी आंतरिक शक्ति एवं जादुई साधना बंद नहीं हो सकी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो सुयुमो का भी पीछा करना चाहता था। एक बार शुरू होने के बाद ये रुक नहीं सका, इसलिए हुआंग फेंग इसे बहुत महत्व देते हैं। सुयुमो के बारे में सोचते हुए हुआंग फेंग ने एक दिन से एक दूसरे को नहीं देखा। इससे पहले उन्होंने कुछ दिनों तक एक दूसरे को नहीं देखा था। हालांकि उस समय दोनों पक्ष केवल सामान्य मित्र थे। हुआंग फेंग की कोई विशेष भावना नहीं थी, लेकिन अब ये स्पष्ट रूप से अलग है। यदि उसने एक दिन के लिए सुयुमो को नहीं देखा तो हुआंग फेंग को अभी भी एक दूसरे की बहुत याद आती थी। इसलिए बाय जियाओरो के स्नान करने जाने के बाद हुआंग फेंग ने सुयुमो को बुलाने की पहल की। दूसरी तरफ सुयुमो हुआंग फेंग के बारे में सोच रही है। वो हुआंग फेंग जैसा ही महसूस करती है। एक दिन में न मिल पाने के कारण उसे एक दूसरे की याद आती थी, इसलिए वह आज काम से विचलित थी। जब भी उसका मोबाइल फोन बजता था वो तुरंत उसे देखने जाती थी, लेकिन हर बार जब उसे पता चलता था कि यह हुआंग फेंग का नंबर नहीं था। इस समय उसका मोबाइल फोन फिर से बजता है। वो जल्दी से परिचित नंबर को देखती है और अंततः उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। क्या ये फिर से परेशान करने वाले आदमी की ओर से है? सुयुमो के हाव भाव को देखकर जी मिंगजियाओ ने अनुमान लगाया कि कॉल हुआंग फेंग का रहा होगा। आज सुयुमो का प्रदर्शन उनकी नजर में है। वो ये भी जानती है कि उसकी बहन युमो के लिए हुआंग फेंग के लिए अच्छी भावना रखना इतना आसान नहीं है। जाहिर है बहन युमो की हुआंग फेंग के साथ गहरी दोस्ती है, जिससे जी मिंगजियाओ पहली बार अपने रवैये की जांच करना शुरू कर देती है। ये सच नहीं है। जाहिर है बहन युमो को हुआंग फेंग बहुत पसंद है, या वो एक दिन में अनुपस्थित नहीं होगी, इसलिए उसका ऐसा प्रदर्शन है। ये सिर्फ प्यार में पड़ी एक महिला का प्रदर्शन है, लेकिन हुआंग फेंग और बहन युमो के बीच संबंध के बारे में कल ही हमने अपना दृष्टिकोण शुरू किया है। भविष्य में आपको हुआंग फेंग के प्रति इतना पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए। वो वास्तव में एक अच्छा आदमी है। सुभाषा में फोम हुआंग फेंग का असमान तरीका है। तुम्हें लगता है कि वो लड़का तभी अच्छा है जब सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। चलो मुझसे बात करो, मैं नहा लूंगा, जी मिंगजियाओ ने कहा। अगर उसने कल बहन युमो को हुआंग फेंग के साथ बातचीत करते देखा होता तो वो इसे रोकने की कोशिश करती। हालांकि आज उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद उन्हें लगा कि उन्होंने वाकई गलत सोचा है, इसलिए उसे इसके बारे में सोचना चाहिए। और फिलहाल वो बहन युमो और हुआंग फेंग की परवाह नहीं करेगी। सुयुमो ये देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित और खुश है कि उसकी गर्लफ्रेंड और अच्छी बहनें उसे कल की तरह जानबूझकर परेशान नहीं करती हैं। यदि जी मिंगजियाओ इसका पता लगा सकती है तो ये सबसे अच्छा है। इसलिए जब सुयुमो हुआंग फेंग का फोन उठाती है तो वो अच्छे मूड में होती है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 533 दिल से दिल की बात। आज अच्छे मूड में है। हुआंग फेंग और सुयुमो ने थोड़ी सी भी बात नहीं की। उसने सुना कि सुयुमो अच्छे मूड में थी। ठीक है, मिंगजियाओ को पता नहीं कैसे ऐसा लगता है कि उसने इसका पता लगा लिया है। आज उसने जानबूझकर उसे परेशान नहीं किया। वो मुझे तुम्हें फोन नहीं करने देगी, सुयुमो ने कहा। सचमुच ये बहुत अच्छा है, हुआंग फेंग ने भी खुशी से कहा। सच कहूं तो एक ऐसा व्यक्ति है जो जानबूझकर उस महिला के सामने अपना विरोध करता है जिसे वो पसंद करती है। इसके अलावा जब वो दूर होती है तो अक्सर अपने बारे में बुरा बोलती है। इस तरह की बात बहुत बुरी है। हालांकि हुआंग फेंग को लगता है कि सुयुमो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आसानी से दूसरों की राय से प्रभावित हो जाएगा। जी मिंगजियाओ उसकी सबसे अच्छी दोस्त के रूप में हमेशा अपने बारे में बुरी बातें कहती रहती है, जो स्पष्ट रूप से आपके और युमो के बीच के रिश्ते को प्रभावित करेगी। अब हालांकि जी मिंगजियाओ ने किसी तरह इसका पता लगा लिया, ये स्पष्ट रूप से एक अच्छी बात है और हुआन रूई बहुत खुश है। हाँ, वास्तव में मिंगजियाओ अच्छी है। वो मेरे बारे में बहुत चिंतित है। उसे डर है कि मुझे नुकसान होगा। सुयुमो हुआंग फेंग के सामने है। जी मिंगजियाओ ने फिर से अच्छे शब्द कहना शुरू किया। अपनी क्लिप के बीच में वो केवल उनके बीच के रिश्ते को समन्वित करने की कोशिश कर सकती है। ठीक है, मुझे पता है कि वो एक पागल लड़की है, लेकिन वो वास्तव में आपकी परवाह करती है, हुआंग फेंग ने कहा। ये जानते हुए कि जी मिंगजियाओ अब खुद को और युमो को नहीं रोक पाएगा, हुआंग फेंग बेहतर मूड में है। निश्चित रूप से उन्होंने और सुयुमो ने 1 घंटे से अधिक समय तक बात की है और उन्होंने वहां जी मिंगजियाओ की आग्रह भरी आवाज नहीं सुनी है, जिससे हुआंग फेंग बहुत संतुष्ट है। ठीक है, ये बहुत जल्दी नहीं है, आप पहले आराम कर सकते हैं और कल बात करेंगे। ये सुनने के बाद कि सुयुमो ने जम्हाई ली, हुआंग फेंग ने जल्दी से कहा। ठीक है, आज बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए आपको नींद आ रही है और आप पहले ही आराम कर लेंगे, सुयुमो ने कहा। उसके बाद उन्होंने फोन रख दिया, लेकिन सुयुमो को आराम नहीं मिला क्योंकि वहां एक और व्यक्ति लंबे समय से उसका इंतजार कर रहा था। उस आदमी से बात खत्म हो गई। जी मिंगजियाओ ने सुयुमो की ओर देखा और कहा, अच्छा, तुम्हें अभी तक आराम नहीं मिला? सु भाषा में मो ने कहा। हाँ, जी मिंगजियाओ ने कहा। उसके बाद उसने सुयुमो को देखा और गंभीरता से कहा, युमो बहन, क्या तुम सच में हुआंग फेंग को पसंद करती हो? ये समस्या उसे लंबे समय से परेशान कर रही है, ताकि अगर उसे समझ ना आए तो उसे बिल्कुल भी नींद ना आए, इसलिए वो अब तक सुयुमो का इंतजार करेगी।
हाँ, सुयुमो ने बिना किसी हिचकिचाहट के जी मेंगजियाओ से कहा, दरअसल कल से पहले मैं उसे पसंद करती थी, लेकिन मेरे पास उसे पहले समझाने का अच्छा विचार नहीं था। अप्रत्याशित रूप से उसने कल अचानक अपना दिमाग खोला और बात करने की पहल की मुझे। लेकिन जब इस बात की बात आती है तो सुयुमो अभी भी थोड़ा शर्मिंदा है, क्योंकि हुआंग फेंग ने इसे पूरी तरह से नहीं कहा है। आखिरकार उसने हुआंग फेंग को इसके बारे में पूछने के लिए मजबूर किया। हुआंग फेंग ने ये कहा, यानी यह उसकी सापेक्ष पहल थी। लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों के बीच का रिश्ता वास्तव में एक कदम और करीब है। लेकिन बहन यूमो, आपके परिवार की स्थिति क्या है? जी मिंगजियाओ ने इस बार सीधे तौर पर यह नहीं कहा कि हुआंग फेंग के साथ क्या समस्या है, लेकिन उसने बहन यूमो को चिंतित देखा। सु यूमो का परिवार उसके परिवार जैसा ही है। ऐसा परिवार यह स्वीकार नहीं कर सकता कि उन्हें कोई सामान्य व्यक्ति बाहर प्रेमी या पति के रूप में भी दिखे। इसके अलावा ये साधारण व्यक्ति उनकी कंपनी में सुरक्षा गार्ड भी है, जो और भी बदतर है। हमने भविष्य में अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए भाग्य के विरुद्ध लड़ना चुना। सु यूमो ने जी मिंगजियाओ के शब्द सुने और उसका चेहरा थोड़ा धुंधला हो गया। हम शुरुआत में इसी उद्देश्य के लिए थे। हालांकि अब हमारी उपलब्धियां आम लोगों की नजर में बहुत अच्छी हैं। हालांकि परिवार की नजर में ये पर्याप्त नहीं है। हमारे लिए अपनी शादी के आधार पर पूरी तरह से निर्णय लेना शायद बहुत मुश्किल है। अब हमारी उपलब्धियों पर इस बार जी मिंगजियाओ अब एक अनियंत्रित लड़की की तरह व्यवहार नहीं करती है जो बड़ी नहीं हुई है, बल्कि एक बहुत ही विचारशील वयस्क है। जी मिंगजियाओ के शब्दों से सुयुमो को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि वो जानती थी कि जी मिंगजियाओ सही थी। उनकी उपलब्धियां इतनी नहीं है कि वे पूरी तरह से अपने मामलों की जिम्मेदारी ले सके। शादी की बात तो दूर की बात है। अगर हम आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं तो हम कड़ी मेहनत करना जारी रखेंगे। मुझे विश्वास है कि हम कर सकते हैं। आप नहीं चाहेंगे कि आपका परिवार किसी ऐसे व्यक्ति से शादी की व्यवस्था करे जिसे आप पसंद नहीं करते या नफरत भी नहीं करते। क्या आप चाहते हैं? सू ने दृढ़ता से चेहरा बनाकर कहा। बेशक, अगर मैं घर पर ऐसा करता हूँ तो मैं अपनी नई शादी के दिन सीधे उस आदमी को लात मारूंगा और उसे एक आदमी बना दूंगा, जी मेंगजियाओ ने दुष्ट चेहरे के साथ कहा। लेकिन बहन यूमो, आपने हुआन फैंग को क्यों खोजा? जी मिंगजियाओ की अभिव्यक्ति थोड़ी देर के लिए बदल गई और फिर पिछला संदेह बन गया। भले ही वो एक लचा नहीं है जैसा कि आपने कहा, वो लोगों के लिए भी अच्छा है। लेकिन भले ही वो लोगों के लिए अच्छा है, ये सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड है। ऐसा नहीं है कि मैं उससे घृणा करता हूँ। क्या वो भविष्य में आपका साथ दे सकता है? जरूरी नहीं। क्या आप उसका जीवन भर साथ देना चाहते हैं? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, सु यूमो ने कहा। हालांकि यह असंभव है। वास्तव में आप हुआंग फैंग को नहीं जानते हैं। उसके पास एक मजबूत आत्मसम्मान है। अगर मैं उसे बड़ा करना भी चाहूं तो भी मैं सहमत नहीं होऊंगा। इसके अलावा आप यह नहीं जानते होंगे, अगर मैं नहीं चाहता कि वो कंपनी छोड़े तो शायद उसने बहुत पहले ही कंपनी छोड़ दी होती। मेरा मानना है कि वो जीवन भर कभी भी सुरक्षा गार्ड नहीं बनेगा। कंपनी छोड़े, ये पहली बार है कि जी मिंगजियाओ ने ऐसी बात सुनी है। हाँ, उस समय मुझे लगा कि मेरे मन में उसके लिए अच्छी भावना है, इसलिए मैंने उसे स्वार्थी बनाए रखा। मुझे डर था कि उसके जाने के बाद मेरे और उसके बीच कोई संभावना नहीं रहेगी। सू ने कहा, मुझे उसके लिए खेद है यूमो। बहन यूमो, आप उसके लिए खेद कैसे महसूस कर सकती हैं? भले ही उसने कंपनी छोड़ दी हो, वो उतना अच्छा नहीं होगा जितना अब है। अब वो एक प्रबंधक भी है। हालांकि जी मिंगजियाओ ने सु यूमो के कारण हुआंग फैंग के बारे में अपना दृष्टिकोण बदल दिया, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से नहीं सोचा था कि हुआंग फैंग में बहुत अधिक क्षमता थी। मुझे वास्तव में परवाह नहीं है कि वो किस तरह की उपलब्धियां हासिल कर सकता है। जब मैं उसे पसंद करता हूं तो वो सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड होता है। अगर वो तब से एक सुरक्षा गार्ड है तो मैं उससे नफरत नहीं करूंगा। सू ने कहा कि वो कभी भी व्यर्थ महिला नहीं थी। मिंगजियाओ, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसे आप बाद में पसंद करते हैं तो आप पाएंगे कि जब आप वास्तव में एक दूसरे को पसंद करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा व्यक्ति किस प्रकार की पहचान रखता है। यह आपकी भावनाओं को प्रभावित नहीं करेगा और पहचान का अंतर कभी भी कोई समस्या नहीं है, सु यूमो ने कहा। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 534 मेरे साथ काम करें। जी मिंगजियाओ को नहीं पता कि वो इस शब्द का अर्थ समझ पाएगी या नहीं, लेकिन निश्चित रूप से वो अब इसे बिल्कुल नहीं समझती है। ये देखकर कि बहन यूमो इतनी जिद कर रही है और लगता है कि उसने हुआंग फैंग को पहचान लिया है, जी मिंगजियाओ को लगता है कि उसने पहले कुछ गलत किया है। ये स्पष्ट है कि बहन यूमो की हुआंग फैंग की खोज को स्वीकार करना किसी आवेग का परिणाम नहीं है, बल्कि यह विचार पहले से ही था। छोटी से लेकर बड़ी तक यूमो हमेशा खुद से कहीं अधिक होशियार रही है। वो कभी भी किसी भी महत्वपूर्ण चीज को लेकर भ्रमित नहीं हुई। उनके जीवन से जुड़ी इस तरह की घटना से उनके भ्रमित होने की संभावना भी कम है। वो आदमी सचमुच घटिया है, जी मिंगजियाओ ने कहा। बेशक, वो जानती है कि यूमो के लिए, जो विपरीत लिंग के साथ दूरी बनाए हुए है, हुआंग फैंग की खोज को स्वीकार करने का क्या मतलब है। हालांकि वो यूमो के रवैये के कारण हुआंग फैंग और यूमो के मामलों को रोकने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से ऐसा करने को तैयार नहीं है। तुम्हें अपने लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहिए, सू ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं यह नहीं चाहता। मैं अब अकेले बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। किसी को परवाह नहीं है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, जी मिंगजियाओ ने कहा। इस समय घर का दरवाजा खुला और टैंग मुक्यू वापस आ गया। हालांकि उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। उसमें अभी भी शराब की गंध आ रही थी। जब वो अंदर आए तो तीखी गंध ने सु यूमो और जी मिंगजियाओ को अपनी नाक सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। मैंने टैन फॉक्स से कहा, यद्यपि आप शराब के व्यवसाय में हैं, लेकिन आपको हर दिन खुद को शराब में भिगोने की जरूरत नहीं है। आपने कितनी शराब पी है? जी मिंगजियाओ ने तान मुक्सू की ओर देखा जो सोफे पर आकर बैठ गई। तुम्हें लगता है मैं इसे पीना चाहूंगा? तान मुक्सू ने सु यूमो की ओर देखा, जिसने कृतज्ञतापूर्वक उसके लिए पानी डाला, और फिर जी मिंगजियाओ से कहा, ये वे बदबूदार आदमी नहीं है। यदि आप उनके साथ व्यापार के बारे में बात करना चाहते हैं तो आपको उनके साथ खाने और पीने के लिए जाना होगा। एक एक करके आप अपनी माँ को शराबी बनाना चाहते हैं और आप अपनी खुद की शराब की मात्रा नहीं देखना चाहते हैं।
म्यूजू, एक लड़की होने के नाते तुम्हें अभी भी इस पहलू पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर तुम सच में बहुत ज्यादा शराब पीती हो और वे लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं तो पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है, सु यूमो ने सलाह दी। चिंता मत करो बहन यूमो, मैं इसे अपने मन में जानता हूँ। और क्या, अगर मैं उन लोगों के साथ शराब नहीं पीता तो मैं अपने व्यवसाय के बारे में बात नहीं कर सकता। वैसे भी जब मैं राजधानी में था मैं बहुत शराब पीता था, जो अब से बहुत अलग नहीं है, तांग ने कहा। टेन मिक्सियो का व्यवसाय सुचारू नहीं है। वो मूल रूप से किंग प्रांत की रहने वाली थी। विदेशी होने के बावजूद भी कई स्थानीय सांप उसे यहाँ दबाए बैठे हैं। उसका विकास सर्वत्र सीमित है। बेशक अगर परिवार की मदद मिले तो वो बेहतर होगी। हालांकि जाहिर है उसका परिवार उसकी मदद नहीं करेगा। वो केवल खुद पर भरोसा कर सकती है। पेन चेनफू के जियांगजू आने के बाद स्थिति और भी गंभीर हो गई। वो लड़का उसके पास आया था और वह अपने पीछे की ताकतों और किंग प्रांत के कुछ युवा लड़कों की ताकतों की मदद से विकास कर सका। ये स्पष्ट है कि तांग मुक्सु की तुलना उससे नहीं की जा सकती, इसलिए वो हाल के समय में अधिक धीरे धीरे विकसित हो रही है। अन्यथा उसे उन लोगों के साथ व्यक्तिगत रूप से पीने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा अगर वो उसके साथ खाने पीने भी जाती है तो भी वो अपने व्यवसाय के बारे में बात नहीं कर पाएगी। सीधे शब्दों में कहें तो जब वो सम्राट की राजधानी में थी तो वो पहले से ही पैसे और पैसे से भरा जीवन जी रही थी, लेकिन उसने शराब पीने का अभ्यास कर लिया था। सु यूमो तांग मिक्सू को मनाना चाहती है। अगर वो नहीं कर सकती, भले ही वो नहीं कर सकती, तो खुद को बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि वो यह नहीं कह सकती कि उसने क्या कहा, क्योंकि टैंग मुक्यो अपनी स्वतंत्रता के लिए कड़ी मेहनत करती है। खुद की तरह दूसरा पक्ष आसानी से जाने नहीं देगा। वो दूसरे पक्ष को हार मानने के लिए योग्य नहीं है, बल्कि परिवार की व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए स्वतंत्रता के बिना जीवन जीने के लिए योग्य है। तांग लोमड़ी, मेरे पास यहाँ पैसा है, मैं इसे पहले आपको उधार दे सकता हूँ। आप अधिक लोगों को भर्ती कर सकते हैं ताकि आप अधिक आराम से रह सके। जी मिंगजियाओ ने कहा कि हालांकि वो हमेशा तांग मिक्स्यू के साथ झगड़ा करना पसंद करती है, लेकिन उनका रिश्ता अभी भी अच्छा है। टैंग मुक्यू को इतना थका हुआ देखकर वो भी मदद करना चाहती है। धन्यवाद। यदि पैसा पर्याप्त है तो मेरे पास स्वयं कुछ निजी धन है। वर्तमान में ये पर्याप्त है। यदि यह पर्याप्त नहीं है तो मैं इसे आपसे उधार ले लूंगा। मेरी चिंताओं के बारे में कुछ मत कहो, बस कुछ खुशी की बात कहो, टैंग ने कहा। तब तांग मुक्सू ने सु यूमो की ओर देखा और कहा, बहन यूमो, मेन जियो की बात सुनो। क्या आपका हुआन फैंग के साथ कोई औपचारिक संबंध है? कुआ, सु यूमो ने इसे नहीं छिपाया, क्योंकि टैंग मुक्यू को अपने और हुआंग फैंग के बारे में बहुत पहले से पता था। बधाई हो, आखिरकार आपको वो मिल गया जो आप चाहते थे, टैंग मिक्स्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे पर ईर्ष्या की झलक थी। सु यूमो आमतौर पर विपरीत लिंग के साथ ज्यादा संपर्क नहीं रखती है, लेकिन अब उन्हें कोई ऐसा मिल गया है जिसे वो पसंद करती है और वो व्यक्ति भी उन्हें पसंद करता है, जो बहुत खुशी की बात है। इसके विपरीत हालांकि राजधानी में उनके आसपास बहुत सारे पुरुष हैं, लेकिन वे सिर्फ खुद को बिस्तर पर सुलाना चाहते हैं। वो उन लोगों के मन की बात समझती है, इसलिए वो हमेशा अपनी सुरक्षा पर ध्यान देती है। हालांकि उसके आसपास बहुत से लोग हैं, लेकिन उनमें से कोई भी वास्तव में उसके जैसा नहीं है। उसने जी मेंगजियाओ को सिखाया कि उसे प्यार का कोई अनुभव नहीं है और वो कई चीजें नहीं समझती है। वास्तव में वो स्वयं वास्तव में प्यार में नहीं पड़ी। उसके पास अनुभव था क्योंकि उसने बहुत से पुरुषों को देखा और उनसे निपटा, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो जी मेंगजियाओ से अधिक समझती थी। तो अब जब सु यूमो वास्तव में प्यार में है, तांग मुक्सू का दिल अभी भी ईर्ष्यालु है। मुझे अभी भी नहीं लगता कि हुआंग फैंग बहन यूमो के योग्य है। जी मेंगजियाओ ने एक बार फिर अपनी बात पर जोर दिया। दुर्भाग्य से कमरे में मौजूद अन्य दो लोग स्पष्ट रूप से उसकी बात से सहमत नहीं थे। बहन यूमो, वास्तव में मैं चिंतित हूँ। भले ही आप भविष्य में परिवार के नियंत्रण से छुटकारा पा सके, अगर आपको कोई सुरक्षा गार्ड मिल जाए तो भी उनकी राय होगी, तांग मुक्यू ने कहा। टैंग मुक्यू की चिंता अनुचित नहीं है। यहाँ तक कि सु यूमो भी वास्तव में अपने प्रयासों से अपनी शादी का फैसला कर सकती है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो एक समान व्यक्ति ढूंढ सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो अपनी इच्छानुसार कोई व्यक्ति पा सकती है। वो जिस व्यक्ति की तलाश करती है वो बहुत बुरा नहीं हो सकता, अन्यथा उसके पीछे का परिवार अभी भी नहीं, मैं नहीं करूंगा। जाहिर है यूमो के परिवार द्वारा सुरक्षा गार्ड की पहचान से समझौता नहीं किया जा सकता है। अन्यथा बहन यूमो, हुआंग फैंग को मेरे साथ काम करने दो। इस तरह मेरी नई कंपनी में उसके कुछ शेयर हैं और उसका करियर है, तांग मुक्यू ने सोचा और कहा। यदि हुआंग फैंग तियानजियाओ समूह में होता तो चाहे वो अंततः कहीं भी पहुंचे, उसने यूमो के परिवार को आश्वस्त नहीं किया होता, इसलिए वो केवल बाहर अन्य कंपनियों में ही खुद को साबित कर सका। 5 बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 535 रिसेप्शन। तांग मुक्सू के शब्दों ने सु यूमो की आंखों को उज्ज्वल कर दिया और फिर वो द्रवित हो गया। टैंग मुक्यू सही है। भले ही उसका परिवार अंत में उसे विवाह साथी चुनने देने को तैयार हो, फिर भी स्थिति ऐसी ही है। यदि वो जिस व्यक्ति की तलाश कर रहा है उसकी हालत बहुत खराब है, तो भी परिवार आपत्ति करेगा। यदि हुआंग फैंग तियानजियाओ समूह में है, भले ही वो और मेंगजियाओ अंत में उसके लिए एक उपाध्यक्ष की व्यवस्था करते हैं, तो उसका परिवार यह नहीं सोच सकता कि यह हुआंग फैंग की अपनी क्षमता है, लेकिन यह उसकी अपनी देखभाल पर निर्भर करता है। लेकिन टैंग मिक्स्यू के साथ कंपनी शुरू करना अलग है। आखिरकार टैंग मुक्यू स्वयं नहीं है, भले ही उस पर उसकी देखभाल करने का संदेह हो। हुआंग फैंग ने शुरू से ही संघर्ष किया, जो अब की तुलना में अधिक प्रेरक है। हालांकि जल्द ही सु यूमो की त्योरियां चट गई। जैसा कि उसने पहले जी मेंगजियाओ से कहा था, हुआंग फैंग का आत्मसम्मान अभी भी मजबूत था। यदि वो टैंग मिक्स्यू की कंपनी में गया तो उसे समझ में आ गया कि उसका क्या मतलब है। क्या वो सोचेगा कि वो उससे अधिक सुरक्षित है, बस अपनी पहचान बदली? अगर हुआंग फैंग वास्तव में ऐसा सोचता है तो वो खुश नहीं होगा। शायद वो अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देगा और वो उसी समय म्यूजू की कंपनी में नहीं जाएगा। क्या बात है, क्या कोई समस्या है बहन यूमो? तांग मुक्सू सु यूमो की अभिव्यक्ति देखती है और जानती है कि उसे प्रभावित होना चाहिए। हालांकि कुछ समस्याएं हो सकती हैं।
मैं आपके तरीके से पूरी तरह सहमत हूँ। हालांकि मुझे उसकी पहचान की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि भविष्य में मेरे परिवार में उसके लिए मुश्किल होगी। इसलिए आपका तरीका अच्छा है। हालांकि मुझे डर है कि हुआंग शिखर सम्मेलन इसके बारे में अधिक सोचेगा और सोचेगा कि मैं उसकी पहचान से घृणा करता हूँ, सू ने कहा। सु यूमो ने एक पल के लिए सोचा और कहा, ठीक है, उसे अपना व्यवसाय खुद तय करने दे। मैं उससे कुछ भी करने के लिए कहने के योग्य नहीं हूँ। बहन यूमो, आप भी उसकी भलाई के लिए है, तांग मुक्यू ने कहा। अर्थात जब तक वो नहीं जानता कि कैसे व्यवहार करना है, वो आपको गलत समझेगा, जी मिंगजियाओ ने भी कहा। सु यूमो झिझकी, लेकिन आखिरकार अन्य दो की सलाह से उसने हुआंग फैंग को यह विचार बताने का फैसला किया। वो हुआंग फैंग के फैसले पर आपत्ति नहीं जताएंगी। हालांकि सु यूमो का विचार फिर भी अगले दिन हुआंग फैंग को नहीं बताया गया, क्योंकि हुआंग फैंग ने फिर से छुट्टी मांगी थी। हालांकि सु यूमो को अफसोस हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। साथ ही मुझे खेद है कि ली बिंगयुन इस बार जियांगजू आने का एकमात्र काम तियानजियाओ समूह को विज्ञापन शूट करने में मदद करना है। अब विज्ञापन समाप्त हो गए हैं और उसके न छोड़ने का कारण यह है कि वो जियांगजू में एक अच्छा नाटक करना चाहती है। बेशक यह नाटक उन्होंने अकेले या किसी सहायक के साथ नहीं खेला है, बल्कि हुआंग फैंग के साथ खेला है। हालांकि हुआंग फैंग बहुत व्यस्त लगते हैं, वो कंपनी में भी नहीं गई। उसके पास कल भी समय नहीं था और आज भी समय नहीं है। हालांकि ऐसा लगता है कि हुआंग फैंग को कुछ महत्वपूर्ण काम करना है। वो परेशान करने वाली व्यक्ति नहीं है और वो परेशान करना जारी नहीं रखती है। और हुआंग फैंग आज सुबह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पहुंचे। उसने पहले सोचा, इस पौधे को फिलहाल अपने बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे विकास करना अच्छा है। अब उनकी मुख्य ऊर्जा एक नई वाहिनी खोलना है। हालांकि योजना तीव्र बदलावों को पूरा नहीं कर सकी। उनकी शराब की भट्टी अभी तक नहीं खुली है, लेकिन इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की हालत बदल गई है। इसके अलावा अगर यह आयोजन सफल रहा तो उनकी फैक्ट्री के विकास में भी काफी मदद मिलेगी। इसलिए हुआंग फैंग और गो लियांग दोनों इसे बहुत महत्व देते हैं, कार्यालय में जल्दी इंतजार करते हैं। और हुआंग फैंग ने यहाँ गो मेंगन को भी देखा, जिन्होंने कई दिनों से उन्हें नहीं देखा था। पिछली बार की तुलना में गो मेंगन अभी भी बहुत सुंदर है। हालांकि लोग थोड़े पतले होते हैं, लेकिन उनका जज्बा बहुत अच्छा होता है। हो सकता है इस दौरान वे थक गए हों। इस अवधि के दौरान गो मेंगन वास्तव में थका हुआ था। आखिरकार फैक्ट्री तेजी से विकास के चरण में है और हर दिन अभी भी बहुत सी चीजें हैं। पिछली कंपनी में गो मेंगन कुछ क्षमताओं वाला एक छोटा कर्मचारी था। हालांकि जाहिर है उन्होंने अभी तक कोई बड़ा नहीं चुना है। ये यहाँ अलग है, वो अब पूरे वित्तीय विभाग की प्रमुख है। वो इस काम से बहुत परिचित नहीं है और उसका अपने पिछले काम से बहुत कम लेना देना है, इसलिए उसे बहुत अजीब लगता है। यदि वो वास्तव में एक छोटी स्टाफ सदस्य है तो स्वाभाविक रूप से उसे इतना थकने की आवश्यकता नहीं है। उसे बस एक गैंगस्टर बनने की जरूरत है। हालांकि जब वो विभाग की प्रमुख बन जाती है तो गैंगस्टर के जीवन का विचार स्पष्ट रूप से असंभव है और वो हुआंग फैंग और गो लियांग की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरना चाहती। इसलिए उसे अपनी नई पोस्ट में ढलने के लिए दूसरों की तुलना में अधिक मेहनत करनी पड़ती है। मैं दूसरों की तुलना में अधिक ऊर्जा खर्च करता हूँ। इसलिए भले ही वो हुआंग फैंग के बहुत करीब रहती हो, उसके पास इस अवधि में हुआंग फैंग से मिलने का कोई मौका नहीं है और हुआंग फैंग अक्सर कारखाने में नहीं आते हैं, इसलिए वे और भी अधिक अदृश्य है। मेनगन, इस आदमी लियांगजी ने इस अवधि में आपके साथ दुर्व्यवहार किया है। लोगों का वजन बहुत कम हो गया है, हुआंग फैंग ने गुओ मेनगन से कहा। पागल, लोगों को इधर उधर मत फंसाओ। मैं आमतौर पर उसे कम काम करने के लिए कहता हूँ, वो सुनती ही नहीं। ये बिल्कुल सही है कि तुम आ जाए। तुम उसे सलाह देते हो कि वो इतनी मेहनत न करे, गो लियांग ने एक तरफ कहा। मैं कड़ी मेहनत नहीं कर सकता, गो मेंगन ने कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा। मैं दूसरों से ज्यादा बुरा नहीं बनना चाहता। गो मेंगन को लगता है कि वो विभाग के प्रमुख हैं, उसे अपने अधीनस्थों से नीचा नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो उनका नेतृत्व कैसे कर सकता है। इसलिए वो केवल अपनी क्षमता में सुधार करने के लिए कड़ी मेहनत कर सकती है, जिससे उसे बेहतर महसूस होगा। काम एक दिन में खत्म नहीं होता, चिंता मत करो, हुआंग फैंग ने कहा। इसके अलावा कौन कहता है कि आप दूसरों से बदतर हैं? मेरी नजर में आप बाकी सभी से बेहतर हैं। हुआंग फैंग के शब्दों ने गो मेंगन के दिल में गर्मजोशी का एहसास कराया। उसे तुरंत लगा कि उसके इतने दिनों के प्रयास सार्थक थे। इसके अलावा थकान की भावना गायब हो गई। जब गो लियांग और जो रोलान ने गो मेंगन के चेहरे पर मुस्कान देखी तो वे भी हंस पड़े, जैसा कि अपेक्षित था। हुआंग फैंग ही उपस्थित होने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। यदि वे लापरवाही से दो वाक्य कहते तो वे गो मेंगन को खुश कर सकते थे। कुछ लोगों की बातचीत में समय तेजी से बीत गया। ये देखकर कि समय लगभग समाप्त हो गया था, कई लोग निर्देशक हु और अन्य से मिलने के लिए तैयार होकर दरवाजे पर पहुंचे। और निर्देशक हु ने कुछ लोगों को लंबे समय तक इंतजार नहीं करने दिया। दरवाजे पर पहुंचने के तुरंत बाद हुआंग फैंग और उनकी कार दिखाई दी। हालांकि इस बार ये केवल निर्देशक हु की कार नहीं थी, उसके पीछे कई गाड़ियां थीं। जाहिर है इन कारों में सभी लोग निर्देशक हु द्वारा लाए गए थे। 5 बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 536 तिरस्कार। ये बात है निर्देशक हु, क्या आपने गलत रास्ता अपनाया? यह सही है, ये फैक्ट्री इतनी छोटी है, इसमें अच्छी चीजें कैसे हो सकती हैं? यह अनुमान लगाया गया है कि यह हुबेरो का वास्तविक गंतव्य है, यह निश्चित रूप से यहाँ नहीं है। कार से बाहर निकलने के बाद उन उद्यमों के प्रबंधकों ने हुआंग फैंग के कारखाने के पैमाने को देखा और एक एक करके निर्देशक हु के निर्णय पर संदेह किया। उन्होंने सोचा कि वे बहुत मूर्ख थे जो उसका ऐसी जगह तक पीछा कर रहे थे। हम नहीं जानते कि जियांगजू में कितनी छोटी फैक्ट्रियां हैं। हालांकि उनके पास कुछ उत्पाद भी है, लेकिन जाहिर तौर पर वे इन बड़े उद्यमों के भागीदार नहीं है। उनका सामान्य व्यापारिक सहयोग भी वे बड़े कारखाने ही है। कुछ लोगों को मन में ये भी आश्चर्य होता है कि क्या निर्देशक हु ने यहाँ के बॉस से लाभ उठाया है और यहाँ तक कि दूसरे पक्ष की मदद करने के लिए भी इतनी मेहनत की है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि आज जो बड़े मालिक यहाँ आए हैं, जिनमें कई राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम भी शामिल हैं, निर्देशक हु का चेहरा बेचकर यहाँ आए थे, लेकिन अब लगता है कि उन्हें कुछ पछतावा है।
हालांकि उनमें से सभी के पास यह विचार नहीं है। कम से कम उनमें से कुछ लोग इसे देखने के बाद रुइजी नाम से परिचित महसूस करते हैं। रुइजी, ऐसा लगता है कि मैंने इसके बारे में कहीं सुना है। मैं इस नाम से परिचित हूँ। ऐसा लगता है कि अन्य 2 दिनों में मेरे प्रबंधक ने मुझसे इसका उल्लेख किया था, लेकिन मुझे याद नहीं है कि यह क्या है। ऐसा लगता है कि निम्नलिखित लोगों ने इस कारखाने की चीजों की अनुशंसा की है। क्या यहाँ वास्तव में अच्छी चीजें हैं? ये कहना होगा कि रुइजी कारखाने के सेल्समैन ने इस अवधि में कुछ प्रयास किए हैं। हालांकि वे इतने कम समय में जियांगजू में सभी बड़े कारखानों और उद्यमों को नहीं चला सकते। उन्होंने उनमें से कुछ को चलाया भी है। हालांकि उनके लिए इन उद्यमों के बड़े बॉस को देखना स्पष्ट रूप से असंभव है। प्रभारी प्रबंधक को देखना अच्छा है। तो इनमें से कुछ मालिकों ने रुइजी का नाम सुना होगा और कुछ को रिपोर्ट नहीं मिली होगी। हालांकि भले ही उन्होंने इसके बारे में सुना हो, वे इस रुइजी सीवेज उपचार उपकरण में बहुत अच्छे नहीं है। आखिरकार वे हर दिन बहुत सी चीजों का प्रबंधन करते हैं। इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना उनके लिए सामान्य बात है। आपको अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। यह आज हमारा गंतव्य है। रुइजी सीवेज उपचार संयंत्र निर्देशक हु ने स्वाभाविक रूप से बोर्ड के बड़े और पुराने सदस्यों के भाव देखे और उनके विचार भी जाने। सच कहूं तो कल जब वह आया तो देखा कि फैक्ट्री का पैमाना बड़ा नहीं था और वह भी असमंजस में पड़ गया। इसके अलावा जैसा कि आप सोचते हैं, मुझे यहाँ के बॉस से लाभ नहीं मिला है। यहाँ वास्तव में अच्छी चीजें हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ लाया हूँ। हु ब्यूरो चीफ ने मुस्कुराते हुए मजाक किया, क्योंकि वास्तव में इस मामले में उनका कोई स्वार्थ नहीं था और उन्हें हुआन फैंग से उनका लाभ नहीं मिला, इसलिए उन्होंने इस मजाक को इतना सही कहा होगा। मालिकों ने उनके विचार देखे और मुस्कुराए। वे सभी बड़े बॉस हैं। उनमें से कुछ के पास अपने राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों में निदेशक हु की तुलना में उच्च प्रशासनिक स्तर भी है, इसलिए वे निर्देशक हु को चेहरा देंगे, लेकिन वे उससे डरते नहीं हैं। वास्तव में वे आज एक साथ इतने सारे मालिकों के पास आ सकते हैं क्योंकि निर्देशक हु ने थोड़ा खुलासा किया कि यह कारखाना प्रांत के किसी बड़े आदमी का पक्ष से लगता है, इसलिए वे प्रतिभाएं हैं। इस समय हुआंग फैंग और कई गो लियांग भी आए और निर्देशक हु ने तुरंत कई लोगों को परिचय देने में मदद की। मेरे कारखाने में आने के लिए आपका स्वागत है। हुआंग फैंग ने सभी लोगों की ओर देखा और कहा। स्वाभाविक रूप से उन्होंने ये भी देखा कि ये लोग अपने स्वयं के कारखानों के बारे में आशावादी नहीं है। हालांकि उनका इरादा इन लोगों को खुश करने का नहीं था। बेशक कम से कम सम्मान अब भी है और उसे अपने उत्पादों पर भरोसा है। तो जब तक ये लोग अंदर से कुछ समझेंगे तब तक इन्हें पता चलेगा कि हम कितना ओके हैं। बॉस हुआंग वास्तव में युवा है। इस समय एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने हुआंग फैंग को देखा और कहा, यहाँ रास्ते में पहले निर्देशक हु ने आपके उपकरण की प्रशंसा की थी। मुझे नहीं पता कि बॉस हुआंग अपने बारे में क्या सोचते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या सोचता हूँ, मायने ये रखता है कि आप क्या सोचते हैं, है ना? हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, चलो ठीक से देख ले। अन्य लोगों ने भी कहा। जाहिर है हुआंग फैंग के कारखाने के पैमाने को देखने के बाद उन्हें विश्वास नहीं होता कि यहाँ उपकरण वास्तव में उतने अच्छे हैं जितना निर्देशक हु ने कहा था। हुआंग फैंग बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। भंडारण बॉक्स पर परिचय मनोरंजन के लिए नहीं है। इसके अलावा शुरुआती चरण में बेचे गए उपकरणों की प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छी है। मास्टर वो इस बार भी स्पष्टीकरण के प्रभारी हैं। इतने सारे बड़े बॉसों का सामना करने और पहली बार उन्हें इस तरह की लड़ाई में देखने से वो थोड़ा घबराए हुए हैं। हालांकि यहाँ के उपकरणों को देखते हुए वो यहाँ बसने में सक्षम है। वास्तव में मास्टर को हुआंग फैंग की तुलना में इन उपकरणों के बारे में अधिक जानने की जरूरत है। आखिरकार हुआंग फैंग ने अभी अभी ब्रोशर पढ़ा है। वो इस बात को नहीं समझते, इसलिए वो केवल ये जानता है कि उसके उपकरण अच्छे हैं, उसी प्रकार के अन्य उपकरणों से बेहतर है। हालांकि अगर उनसे उनके उपकरणों की विशिष्ट अच्छाइयों, अच्छे प्रदर्शन और अच्छी डिग्री के बारे में बात करने के लिए कहा जाए तो जब कुछ विशिष्ट आंकड़ों की बात आती है तो उन्हें वास्तव में कुछ भी पता नहीं होता है। हालांकि मास्टर वो स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं है। वो पहले इसी फैक्ट्री में शिक्षक थे। हुआंग फैंग के इस कारखाने को संभालने के बाद से वो यहाँ उपकरण उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए वो इस बारे में स्पष्ट हो सकता है कि उपकरण किस प्रकार का है और यहाँ तक कि इस उपकरण का प्रत्येक भाग भी है। स्पष्टता उसके लिए स्पष्टीकरण देना अधिक उपयुक्त है। और वे बॉस आज स्पष्ट रूप से अच्छी तरह तैयार हैं। उनमें से कई वास्तव में इन उपकरणों को नहीं समझते हैं। आखिरकार वे लोगों, फैक्ट्रियों या कंपनियों का प्रबंधन करने में अच्छे हैं। उनके लिए हर डिवाइस को समझना कठिन है। हालांकि निर्देशकों के पहले से नोटिस के कारण हर कोई एक ऐसे व्यक्ति को लाया जिसे इस पहलू की कुछ समझ थी। इसलिए जब मास्टर ने समझाया तो वे पूरी तरह से समझने में असमर्थ नहीं होंगे। इसके अलावा पेशेवर लोगों के साथ वे बेहतर और अधिक सटीक निर्णय ले सकते हैं। मास्टर के स्पष्टीकरण से इन मालिकों और उनके द्वारा लाए गए लोगों के चेहरे बदल गए हैं। जाहिर है मास्टर ने जो कहा वो उनकी सोच से बिल्कुल अलग है। सबसे पहले उनकी नजर यहाँ के उपकरणों पर पड़ी, लेकिन अगर मास्टर ने जो कहा वो सच है तो यहाँ उपकरण वास्तव में वैसा ही है जैसा निर्देशक हु ने कहा था, उन उपकरणों से बेहतर जो वे उपयोग करते थे। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 537 आदेश देना। लोगों ने अब अपना मन बदल लिया है। शायद निर्देशक हु ने कहा कि यहाँ के सीवेज उपचार उपकरण वास्तव में अन्य कारखानों की तुलना में बेहतर है। ये मालिक कुछ बड़े उद्यमों और कारखानों के मालिक हैं। वे अभी भी हर दिन बहुत सारा मलजल उत्पन्न करते हैं जिससे आसपास के वातावरण में बहुत अधिक प्रदूषण होता है। ऐसे कई उद्यम भी हैं जिनके बारे में आसपास के निवासियों ने पहले भी सूचित किया है। वास्तव में वे स्वयं सीवेज से निपटना नहीं चाहते हैं। क्या वे चाहते हैं कि उन पर हर समय ऐसे ही आरोप लगते रहें? सरकार द्वारा पीछा किया जा रहा है? स्पष्ट नहीं। हालांकि वे सीवेज का उपचार नहीं करते हैं या सीवेज का पूरी तरह से उपचार नहीं किया जाता है क्योंकि उन सीवेज के उपचार की लागत बहुत अधिक है जो उनकी सहनशीलता से परे है। उन उपकरणों को खरीदने में बहुत पैसा खर्च होता था, लेकिन दैनिक रखरखाव में पैसा खर्च होता है और इन उपकरणों की दक्षता अधिक नहीं है। यदि वे सभी सीवेज का उपचार करना चाहते हैं तो उन्हें बहुत सारे उपकरणों की आवश्यकता है। इसके अलावा ये उपकरण हमेशा चालू और चालू रहने चाहिए।
इस प्रकार सभी प्रकार के खर्चों की गणना की जाती है, यानी बड़ी मात्रा में खर्च होते हैं और वे सभी कारखानों या उद्यमों के मालिक होते हैं। जाहिर है वे लाभ हासिल करना चाहते हैं जिसकी लागत बहुत अधिक है और वे जाहिर तौर पर ऐसा करने को तैयार नहीं है। हालांकि अब एक ऐसा उत्पाद है जो कम कीमत, उच्च दक्षता और छोटी मंजिल की जगह के साथ उसी प्रकार से कहीं बेहतर है, उन्हें कैसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं, यदि वे सीवेज उपचार में अच्छा काम नहीं कर सकते हैं तो उन सरकारी कर्मियों, विशेष रूप से निदेशकों के अधीन कर्मियों को इसकी जांच करनी होगी। अगर वे एक बार भी इसे पकड़ ले तो उन पर बहुत सारा पैसा जुर्माना लगाया जाएगा। इसलिए यदि यह उपकरण वास्तव में इतना अच्छा है तो वे अभी भी इसे खरीदने के इच्छुक हैं। बेशक इससे भी बड़ी बात यह है कि इस कारखाने की हुई जनताओं ने बहुत प्रशंसा की है। यदि कुछ होता है तो ये कहा जा सकता है कि यह सब उनके द्वारा पेश किए गए खराब उपकरणों के कारण हुआ है। संभवतः यह निर्देशक हो खुद को शर्मिंदा करना जारी नहीं रखेगा। उसके बाद मास्टर ने मौके पर फिर से सीवेज उपचार उपकरण की कार्य प्रक्रिया का प्रदर्शन किया। इन बड़े मालिकों और उनके लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उपकरण की दक्षता उनके कारखाने के उपकरणों की तुलना में 5 गुना या यहाँ तक कि 10 गुना थी। अंतर बहुत बड़ा है, इसलिए अचानक हर कोई हिल जाता है। वो कैसे? मैंने आपसे झूठ नहीं बोला, है ना? जब निर्देशक हु ने इन लोगों की अभिव्यक्ति में बदलाव देखा तो उन्हें थोड़ा गर्व भी हुआ। क्या तुम्हें पहले मुझ पर विश्वास नहीं था? अब मैं हैरान हूँ। निर्देशक हु सोच सकते हैं कि इन लोगों के लिए झटका पर्याप्त नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा, आप जानते हैं, जब मैं कल सचिव क्यू के साथ आया था, सचिव क्यू ने भी यहाँ के उपकरणों की बहुत प्रशंसा की थी। जब मैंने निर्देशक हु की बातें सुनी तो मानवीय आत्माओं की तरह मौजूदा बड़े मालिकों की आंखें चमक उठी। किंग प्रांत में एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें सचिव क्यू कहा जा सकता है, लेकिन वो निर्देशक हु के साथ आ सकते हैं। इसके अलावा निर्देशक हु बहुत विनम्र है। केवल एक ही है, सचिव क्यू, जो हाल ही में अच्छे मूड में है। हुआन फैंग के प्रति लोगों की नजरें भी बदल गई हैं। सचिव क्यू व्यक्तिगत रूप से कारखाने में आ सकते हैं। जाहिर है यहाँ के बॉस में बहुत ऊर्जा है। इसके अलावा सचिव क्यू के साथ संबंध बहुत अच्छे हो सकते हैं, अन्यथा वे हुआन फैंग से बड़े उद्यम सचिव क्यू को आमंत्रित करने की पूरी कोशिश करते हैं। दूसरा पक्ष इस छोटी फैक्ट्री में क्यों नहीं गया? ये सोचकर लोगों ने हुआन फैंग के प्रति अपनी पिछली अवमानना को एक तरफ रख दिया है। हालांकि निर्देशक ने कुछ भी नहीं बताया। वे मूर्ख नहीं है, स्वाभाविक रूप से वे अंदर के उतार चढ़ाव को जानते हैं। बूढ़ा भाई हुआन वास्तव में युवा और होनहार है। इतनी कम उम्र में उसका ऐसा करियर है जिसे देखकर हम बूढ़े शर्मा जाते हैं। कहने का मतलब है हुआन लाउदी के उपकरण बहुत अच्छे हैं। मेरा मानना है कि यह अच्छी तरह से बिकेगा और इसका विकास और विस्तार निकट भविष्य में होगा। हमें मत भूलना भाई हुआन, जिन लोगों के पास कुछ विचार है उन्होंने हुआन फैंग के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल दिया है। हुआन फैंग की चीजें अच्छी हैं और सचिव क्यू के साथ उनके संबंध अच्छे हैं। स्वाभाविक रूप से उन्हें उसे आगे बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, मैं मालिकों से बहुत पीछे हूँ। हुआन फैंग अभी भी हल्के फुल्के हैं। उन्होंने शुरू से अंत तक इन लोगों के रवैये के कारण अपना मूड नहीं बदला। मैंने यह नहीं कहा कि भाई हुआन की चीजें बहुत अच्छी हैं, हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं। मैं पहले 50 का ऑर्डर दूंगा। जिस बॉस को शुरुआत में हुआन फैंग के उपकरण पर संदेह था वो भी बयान देने वाले पहले व्यक्ति थे, लेकिन उनका रवैया पहले से बिल्कुल अलग था। मुझे भी 45 दे दो, मुझे 30 चाहिए, मुझे 40 चाहिए। अन्य बॉस भी एक एक करके चिल्लाए। हर बार जब कोई नंबर आता था तो वे गो लियांग और मास्टर से तब तक इंतजार करने के लिए कहते थे जब तक कि उनके दिल की धड़कन तेज न हो जाए। ये ऑर्डर एक समयावधि में जोड़े गए ऑर्डर से कहीं अधिक है। इसके अलावा जैसा कि सभी जानते हैं उनके कारखानों का पैमाना बहुत बड़ा है और इन उपकरणों के ऑर्डर केवल प्रारंभिक ऑर्डर हैं। जब तक ये उपकरण बहुत उपयोगी साबित होते हैं वे बाद में आदेशों का पालन करेंगे। गो लियांग और मास्टर की नजर में ये आंकड़े छोटे नहीं हैं, लेकिन मौजूद बड़े मालिकों की नजर में ये छोटे नहीं है। इस संबंध में इन ऑर्डरों की लागत उनकी पिछली लागत से काफी कम है। ऐसे व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध रखना कोई बड़ी रकम नहीं है जिसके सचिव क्यू के साथ अच्छे संबंध है। उनकी राय में ये बहुत लागत प्रभावी है। इसके अलावा वे अच्छे संबंध रखते हुए अपने कारखाने की समस्याओं को भी हल कर सकते हैं। जाहिर तौर पर वे अच्छे मूड में हैं। वे रुइजी की अपनी यात्रा से भी बहुत संतुष्ट हैं। हुआन फैंग भी अच्छे मूड में है। हालांकि उन्हें अपने कारखाने के उत्पादों पर हमेशा भरोसा रहा है, लेकिन उन्हें गहरी लेन से डर लगता है। यदि चीजें बेची नहीं जा सकती तो उसकी चीजों की गुणवत्ता बेहतर नहीं हो सकती। इसके अलावा हुआन फैंग को यह भी पता है कि ये लोग जियांगजू के सभी बड़े उद्यमों के मालिक नहीं है। पूरे किंगजोउ प्रांत की तो बात ही छोड़ दे। ये कहा जा सकता है कि किंगजोउ में उनके पास प्रतिस्पर्धा करने के लिए अभी भी एक बड़ा बाजार है और इन लोगों के पास जाहिर तौर पर उसके कारखाने के लिए एक अच्छी शुरुआत है। उनके ऑर्डर उन एक या दो छोटे उद्यमों से भिन्न है जो वे पहले चलाते थे। इन लोगों द्वारा इन उपकरणों का उपयोग करने के बाद मुंह से शब्द फैलाना आसान हो जाता है। उस स्थिति में जब तक आपके उत्पाद खराब नहीं होंगे भविष्य में केवल अधिक से अधिक ऑर्डर होंगे। यहाँ तक कि कई बार आपको अपने स्वयं के विक्रेता को अपने दरवाजे पर आने की आवश्यकता नहीं होती है और दूसरी पार्टी आ जाएगी। ये कहा जा सकता है कि आज का व्यवसाय अभी भी उनके कारखाने के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए कारखाने के मालिक के रूप में हुआन फैंग अच्छे मूड में है। दोपहर के समय हुआन फैंग पूर्व की ओर गए और सभी मालिकों और निर्देशक हु को भोजन के लिए आमंत्रित किया। हालांकि वहां कोई जनसंपर्क कर्मचारी नहीं था। माहौल हमेशा अच्छा था और मेहमान और मेजबान संतुष्ट थे। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 538 कॉफी पीना। भोजन के बाद हुआन फैंग के कारखाने ने बहुत सारे खरीद अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। यहाँ तक कि कुछ बॉसों ने भी दोपहर के समय अच्छा समय बिताया होगा। जब उन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए तो आदेशों की संख्या उनके द्वारा पहले बताई गई संख्या से अधिक थी। जाहिर है वाइन टेबल की संस्कृति अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है।
ये ऑर्डर पाकर हुआंग फेंग और गो लियांग बहुत खुश हैं और फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी भी बहुत खुश हैं। आखिरकार इस कारखाने का उपचार अभी भी अच्छा है और कारखाने के विकसित होने पर ही वे अच्छे हो सकते हैं। यदि पिछले बॉस की तरह वे अंततः दिवालिया हो जाते हैं और व्यवसाय से बाहर हो जाते हैं तो क्या उन्हें इस तरह की नौकरी मिल सकती है, जो जरूरी नहीं कि मामला हो। इसके बारे में क्या? इन बड़े ऑर्डरों के कारण गोदाम में पिछली इन्वेंट्री स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उत्पादन लाइन को ओवरटाइम काम करना पड़ता है और पूरी फैक्ट्री में हलचल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना आसान होगा, गो लियांग ने भावुक होकर हुआंग फेंग से कहा। इस समय भी उसका चेहरा थोड़ा लाल था। जाहिर है वो दोपहर को कम नहीं पीता था। जब वो बोलता था तो उसका मुंह शराब से भरा होता था। हुआंग फेंग की स्थिति बेहतर है। ऐसा नहीं है कि उसकी पीने की क्षमता गो लियांग से ज्यादा है। दरअसल उसकी पीने की क्षमता गो लियांग जितनी अच्छी नहीं है। हालांकि क्योंकि उसके पास आंतरिक शक्ति है, उसके शरीर की अधिकांश शराब को उसने बीच रास्ते में ही शरीर से बाहर निकाल दिया है, इसलिए उसके सिर और मस्तिष्क को जागृत रखा गया है। अन्यथा उन टेबल योद्धाओं के सामने वो अब तक बहुत पहले ही नीचे गिर गया होता। ये देखना आसान है, लेकिन अगर सचिव क्यू का चेहरा इसमें नहीं है, भले ही हमारे उत्पाद बेहतर हो, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि वे उन्हें सीधे मौके पर खरीदने का फैसला नहीं कर सकते। हुआंग फेंग इन आदेशों से अभिभूत महसूस नहीं कर रहे थे। वो जानता था कि कुछ लोगों ने उदारतापूर्वक ऑर्डर इसलिए दिए क्योंकि उनके उत्पाद वास्तव में अच्छे थे, लेकिन अधिक कारणों से मुझे डर है कि वे सचिव क्यू को एक चेहरा बेचना चाहते थे। आखिरकार वे ऑर्डर उनके लिए बहुत ज्यादा नहीं थे। मैं समझता हूँ, गो लियांग ने कहा। जाहिर तौर पर वो यहाँ के ताऊ को भी जानते हैं। तो पागल, तुम्हें सचिव क्यू के साथ अच्छे संबंध रखने की जरूरत है ताकि हमारा कारखाना किंगई प्रांत में तेजी से विकसित हो सके। तुम्हारे पास जाओ, तुम मुझसे घूमने चलने के लिए कह रहे हो, हुआंग फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। इसे चापलूसी कैसे कहा जा सकता है? गो लियांग ने कहा। मैं देख सकता हूँ कि सचिव क्यू स्पष्ट रूप से आपसे अलग है। वो आपको एक मालिक के रूप में नहीं, बल्कि एक वंशज के रूप में मानते हैं। अन्यथा अपनी वर्तमान स्थिति में वो व्यक्तिगत रूप से हमारे कारखाने में नहीं आएंगे। मैंने कहा, आप उसकी बेटी को शुरू नहीं करेंगे, या वो और आप एक दूसरे से संबंधित नहीं है। वो आपके लिए इतना अच्छा कैसे हो सकता है? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? सचिव क्यू की वास्तव में एक बेटी है। हुआंग फेंग ने जल्दी से कहा कि अगर सचिव क्यू ने ये सुना और गलत समझा कि वो अपनी बेटी के बारे में क्या सोचते हैं, तो वो बंदूक ले जा सकते हैं और सीधे खुद को मार सकते हैं। क्या सचमुच उसकी एक बेटी है? गो लियांग स्पष्ट रूप से सचिव क्यू के परिवार की विशिष्ट स्थिति को नहीं जानते थे। उन्होंने सिर्फ हुआंग फेंग के साथ मजाक किया। अप्रत्याशित रूप से सचिव क्यू की वास्तव में एक बेटी थी, इसलिए वो ऐसा नहीं कह सकते थे। अन्यथा इतना बड़ा आदमी उससे घृणा करेगा और वो दुखी होगा। हुआंग फेंग का मानना है कि सचिव क्यू द्वारा अपना ख्याल रखने का कारण क्यू निंगशुंग से संबंधित नहीं है। आखिरकार जब वो अपनी स्थिति में आता है तो केवल इसलिए कि वो और उसकी बेटी दोस्त है, उसके अपने व्यवहार को प्रभावित करना मुश्किल होता है। इसलिए हुआंग फेंग ने सोचा कि सचिव क्यू की मृत्यु हो सकती है क्योंकि उन्होंने टोंग की अंजुम के मामले में उनकी मदद की और उन्हें आसानी से एक कदम आगे बढ़ाया। यही वो चीज है जिसका उन्होंने भुगतान किया। इसके अलावा वो राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के अपने सदस्यों की पहचान के बारे में भी जानता है। इसमें कारक भी है। हुआंग फेंग को शायद पता नहीं होगा, उनका अनुमान सही का एक हिस्सा मात्र है। सचिव क्यू वास्तव में टोंग की अंजुम के मामले में हुआंग फेंग की मदद की सराहना करते हैं। हालांकि उसे हुआंग फेंग पसंद है। वो अपनी बेटी के कारण हुआंग फेंग की अधिक मदद करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी बेटी हुआंग फेंग को पसंद करती है और उसे कोई आपत्ति नहीं है। उसी समय हुआंग फेंग ने पहले क्यू निंगशुंग को बचाया था, जो किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए सचिव क्यू हुआंग फेंग की मदद करने के लिए बहुत उत्साहित होंगे। अन्यथा अगर यह सिर्फ काम के कारण है तो वह अपने व्यक्तिगत करियर में हुआंग फेंग की मदद नहीं कर सकता है, लेकिन अपने काम में सबसे अच्छा कर सकता है। हालांकि जब गो लियांग क्यू निंगशुंग का उल्लेख करता है तो हुआंग फेंग को भी याद आता है कि उसने उसे कई दिनों से नहीं देखा है। हालांकि उनके बीच बहुत अधिक फोन कॉल नहीं है, क्योंकि क्यू निंगशुंग अब जादू का अभ्यास कर रहे हैं। इस दुनिया में हुआंग फेंग एकमात्र व्यक्ति हो सकता है जिसके पास इस क्षेत्र में अनुभव है, इसलिए जब उसे कोई समस्या आती है तो वो हमेशा हुआंग फेंग से पूछना पसंद करती है। और हुआंग फेंग को यह भी पता है कि क्यू निंगशुंग का ऑपरेशन नहीं किया गया है। क्यू निंगशुंग को इसकी परवाह नहीं है। हालांकि हुआंग फेंग और सचिव क्यू की पत्नी इसे लेकर बहुत चिंतित है। मूल रूप से हुआंग फेंग क्यू निंगशुंग के ध्यान के बारे में सोच रहे थे और क्या वो अपने शरीर में गोली को पिघला देगी। हालांकि अब ऐसा लगता है कि यह असंभव है। ये सोचकर हुआंग फेंग ने कार्यालय छोड़ दिया और क्यू निंगशुंग को बुलाया। उनके कार्यालय छोड़ने का कारण ये था कि उन्हें डर था कि गो लियांग फिर से गपशप करेंगे। हुआंग फेंग, तुमने मुझे कैसे बुलाया? फोन कनेक्ट होने के बाद क्यू निंगशुंग ने कुछ आश्चर्य की बातें सुनी। क्या मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकता? हुआंग फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, लेकिन ये पहली बार है जब तुमने मुझे सक्रिय रूप से कॉल किया है। मैं तुम्हें कॉल करता था, क्यू निंगशुंग ने कहा। क्यू निंगशुंग ने हुआंग फेंग को थोड़ा शर्मिंदा कर दिया। इसके बारे में ध्यान से सोचो, ऐसा लगता है कि यही मामला है। अतीत में क्यू निंगशुंग ने उन दोनों को बुलाया। आज हुआंग फेंग की एक दूसरे को पहली सक्रिय कॉल है। आप क्या कर रहे हैं? क्या आपके पास कॉफी के लिए बाहर आने का समय है? हुआंग फेंग ने तुरंत विषय बदला और कहा। बेशक अभी भी समय है, क्यू निंगशुंग ने आश्चर्यजनक रूप से कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फेंग ने न केवल उसे आज सक्रिय रूप से बुलाया, बल्कि उससे सक्रिय रूप से पूछा, जिससे वो बहुत आश्चर्यचकित हुई। क्यू निंगशुंग खुद को विकसित कर रही है। जादू का अभ्यास करने के अलावा उसके पास वास्तव में करने के लिए कुछ नहीं है। इसके अलावा उन्हें शॉपिंग करना ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए उन्हें घर पर ही रहना पड़ता है। कॉफी पीने के समय और स्थान के बारे में हुआंग फेंग के साथ अपॉइंटमेंट लेने के बाद क्यू निंगशुंग ने फोन रख दिया और खुशी मनाई। उसके बाद उसने अपनी अलमारी खोली और अपने कपड़े खुद चुनने लगा। ये हुआंग फेंग के लिए उससे पूछने का पहला मौका है। क्यू निंगशुंग अभी भी उसे बहुत महत्व देता है। कपड़े चुनने के बाद उसने अपना मेकअप दोबारा लगाया और फिर तेजी से दरवाजे से बाहर चली गई।
बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 539 निरीक्षण। एक लंबे समय जब क्यू निंगशुंग हुआंग फैंग के साथ नियत स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि हुआंग फैंग वहां बैठे थे। नहीं, मैं अभी आया। हुआंग फैंग अपनी आंखों के सामने क्यू निंगशुंग को देखती है। जब उसने क्यू निंगशुंग को पहली बार देखा तो उसने ट्रैफिक पुलिस की वर्दी पहनी थी और जानबूझकर अपना चेहरा नहीं बनाया था। इसलिए यद्यपि वह भी सुंदर थी, परंतु वो निश्चित रूप से आज की सावधानी से तैयार की गई पोशाक जितनी भव्य नहीं थी। क्यू निंगशुंग ने भी हुआंग फैंग की आंखों में प्रशंसा और आश्चर्य देखा, जिससे वो बहुत खुश हुई और महसूस किया कि बाहर जाने से पहले उसके प्रयास व्यर्थ नहीं थे। जब क्यू निंगशुंग आमतौर पर काम पर जाती है तो वो मेकअप कर सकती है, लेकिन ये बहुत सरल है। जब उसके पास मेकअप करने का समय होता है तो वो लड़ाई का अभ्यास करने के लिए अधिक इच्छुक होती है। हालांकि आज हुआंग फैंग को देखना एक दुर्घटना है। उसने बहुत सावधानी से कपड़े पहने और प्रभाव स्पष्ट रूप से अच्छा था। मुझसे पूछने की इतनी जल्दी है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? कॉफी ऑर्डर करने के बाद क्यू निंगशुंग मुस्कुराए और हुआंग फैंग से कहा, क्या मैं आपको कॉफी नहीं पिला सकता? हुआंग फैंग ने पूछा। जब आप फोन पर होते हैं तब भी आप अपनी पहल से लोगों को कॉल नहीं करते हैं। आप इतनी जल्दी मुझे कैसे कॉल कर सकते हैं? आप कॉफी कैसे पी सकते हैं? क्यू निंगशुंग ने हुआंग फैंग से ऐसे कहा जैसे मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ हाँ, हुआंग फैंग ने शर्मिंदा होकर मुस्कुराया और फिर कहा, वास्तव में आज आप